हेलो एवरीवन, मैं सविता सिंह आज आप लोगों के सामने फिर से एक हमारी ये नई बुक है यूपी डीएलएड की सेकंड सेमेस्टर की। तो इस बुक का फुल रिवीजन करवाने के लिए हम आपके साथ हैं। हमारी ठाकुर पब्लिकेशन की बुक है साइंस की यूपी डीएलएड की, तो उसका आज हम लोग फुल रिवीजन करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर की तरफ जिसका नाम है पृथ्वी और आकाश, द अर्थ एंड स्पेस। तो इसके बारे में जानते हैं कि अर्थ क्या है और इसका अस्तित्व कब आया, कब शुरू हुआ, इनके सबके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा पृथ्वी और आकाश। पृथ्वी और आकाश क्या है? सभी को पता है कि पृथ्वी लगभग 4.54 अरब वर्ष पहले पूर्व हुआ था। पृथ्वी का निर्माण कब हुआ था? इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट ये है कि 4.54 मतलब कि 4.54 अरब वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। लगभग, एक्यूरेट तो अभी तक कोई नहीं बता पाया, लगभग, ठीक है। उसके बाद 1 अरब वर्ष पश्चात यहाँ जीवन का विकास हुआ था। फिर चलते हैं। तो जब सबसे पहले पृथ्वी का जब निर्माण हुआ तो पहले तो जीवन नहीं था संभव। कैसे संभव हुआ? जब पृथ्वी के साथ साथ ओजोन परत का निर्माण हुआ। आप लोगों को पता ही होगा कि ओजोन परत मतलब कि ओजोन परत का क्या रोल है पृथ्वी पे, क्या वो नहीं होगा तो हम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जब ये ओजोन परत का धीमे धीमे जब पृथ्वी का निर्माण होने के बाद ओजोन परत का निर्माण हुआ, चुंबकीय क्षेत्र पर मिलकर पृथ्वी आने वाले विकिरण को रोकता है। क्या करता है? एक लेयर की तरह है, फिल्टर की तरह है, जो कि हमारी जो सन रेजेस होती हैं उनमें जो हानिकारक विकिरण होते हैं, रेडिएशंस होते हैं, उनको फिल्टर करके पृथ्वी तक भेजता है। तो उसकी वजह से जब वो लेयर बन गई तो हमारा जीवन जो है पृथ्वी पे ज्यादा अच्छा मतलब संभव हो गया, जीवन का अस्तित्व संभव हुआ। तो यह है कि यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर क्या है? जीवन संभव है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इस तरह से तो आकाश में सूर्य है, चांद है, तारों की दुनिया बहुत अनोखी है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सब। अब एक यहाँ पे पर्यायवाची भी दिया हुआ है कि नभ, आसमान, अंबर, व्योम, नीलांबर तथा गगन, ये क्या है? पृथ्वी के आकाश में के पर्यायवाची हैं, ठीक है। फिर आगे चलते हैं हम लोग। पृथ्वी के बारे में जान लिया कि कब निर्माण हुआ था, किस ओजोन लेयर की वजह से, फिर फिल्ट्रेशन हुआ। उसके बाद फिर आगे हम लोग चलते हैं कि सौर मंडल और सौर परिवार क्या है। सौर मंडल आप सभी को पता है कि सौर मंडल क्या होता है, सौर परिवार क्या होता है, जिसमें हमारे चांद, तारे और सारे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, ये सारे होते हैं। यही तो है हमारा सौर मंडल का परिवार। तो इसी के बारे में हमारी ये डीएलएड की जो बुक है इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं कि अब उसे ब्रह्मांड कहते हैं। किसे कहते हैं? मानव ने क्रमबद्ध इकाई के रूप में जिस विश्व की संकल्पना परिलक्षित की है। क्रमबद्ध इकाई मतलब कि स्टेप बाय स्टेप जिन चीजों को बताया है वो क्या है? ब्रह्मांड है हमारा। अंग्रेजी भाषा में ब्रह्मांड को हम लोग क्या कहते हैं? कॉस्मोस। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो वो है। इसका अर्थ क्या होता है? सुव्यवस्था, मतलब कि एक व्यवस्थित ढंग से जिनका अरेंजमेंट हो, वो क्या है? सुव्यवस्था की, उसे क्या कहेंगे? ब्रह्मांड कहेंगे। और इसको, इसके संबंधित अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मांड विज्ञान, ठीक है। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन को क्या कहेंगे? ब्रह्मांड विज्ञान। उसके बाद कुछ विद्वान इन्हें आकाशीय पिंड भी, और जिसे वे अधिक मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इनके पास अपनी ऊर्जा और प्रकाश, जितने भी आकाशीय पिंड हैं उनमें से कुछ के पास अपनी ऊर्जा भी होती है और प्रकाश भी होता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं? जो अपनी ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं उनको हम तारा की श्रेणी में रखते हैं। यही तो है सुव्यवस्था, कि उनको अलग अलग, सबको तो एक ही कैटेगरी में नहीं रखेंगे ना, सबकी अलग अलग प्लेस रखी गई है। यही हमारा क्या है? ब्रह्मांड है, ठीक है। तो ये क्या है? जिनकी अपनी खुद की ऊर्जा होती है, अपनी लाइट होती है, एनर्जी होती है, वो उनको किस पिंडों में रखा गया? तारा बोला गया है, ठीक है। जैसे कि सूर्य भी क्या है? एक तारा है। ये देखिए, ये है ना, ये है सूर्य और ये है पृथ्वी। सबसे पास में है ये तारा, इसलिए ये हमें सबसे बड़ा और चमकीला दिखाई देता है। फिर चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की तरफ। तो ये तारे के बारे में हम लोगों ने जान लिया। फिर एक पॉइंट और है इंपॉर्टेंट, खगोलीय पिंडों का एक अन्य वर्ग भी होता है जिनमें स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। वे केवल सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करते हैं, उससे परिवर्तित होते हैं। उसे क्या कहा जाता है? ग्रह का। एक सिद्धांत पढ़ लेते हैं।
कोपरनिकस ने सबसे पहले यह सिद्धांत दिया था कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। किसने दिया था? साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट होता है हर जगह पर, तो कोपरनिकस ने ये सिद्धांत दिया था। उसके बाद सौर में सूर्य का आकार सबसे बड़ा है जिसका प्रभुत्व है, क्योंकि सौर मंडल निकाय के द्रव्य का लगभग 99.99 द्रव्यमान सूर्य में निहित होता है। ठीक है, सौर मंडल का सूर्य में कितना निहित है? इतना ज्यादा निहित है। ठीक है, सौर मंडल की समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है। ठीक है, ये किसने दिया था? कोपरनिकस ने दिया था ये सिद्धांत अपना। 92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग कितना है? 110 गुना है। ठीक है, तीन चीजें जाननी। प्रधान है सौरमंडल का, एक तारा है, और इसका व्यास कितना है? सूर्य के व्यास का 13,95,000 किलोमीटर, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवा भाग मिलता है। पृथ्वी को पूरा नहीं, 2 अरबवा भाग सूर्य का पृथ्वी को मिलता है। ये इंपॉर्टेंट। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? 14.9 लाख किलोमीटर दूरी है पृथ्वी की। कितनी? सूर्य से। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 18 सेकंड लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पृथ्वी को सूर्य तक आने में सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 18 सेकंड लगते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सौर मंडल के पिंड कौन कौन से हैं? अभी तो हम लोगों ने पढ़ा सौर मंडल क्या होता है, ब्रह्मांड क्या होता है, कि एक थ्योरी कोपरनिकस की पढ़ी। अब हम लोग पढ़ते हैं कि सौर मंडल के पिंड कौन कौन से, बॉडीज ऑफ सोलर सिस्टम। अंतरराष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ के प्रभाग सम्मेलन में 24 अगस्त 2006 के अनुसार विद्यमान पिंडों का 3 श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, अब वो कौन कौन सी 3 श्रेणियां हैं देख लेते हैं। प्लूटो, जो अब ग्रह की श्रेणी से बाहर है। अगर किसी को ग्रह की श्रेणी में रखा गया है तो उसकी कुछ एक वो होती है ना, लाइन, सीमाएं होती है ना, कि इस सीमा के अंदर अगर आप आते हैं तो आपको ये श्रेणी मिलेगी। जैसे हम स्टूडेंट्स में ही बोलते हैं कि इतने नंबर है तो आप फर्स्ट डिवीजन है, इतने हैं तो सेकंड है, तो आपके लिए भी एक सीमाएं निर्धारित की गई है ना। उसी तरह से इनके लिए भी सीमाएं निर्धारित है कि अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो इनको ग्रह बोलेंगे, इनको उपग्रह बोलेंगे। तो उसी तरह से उनको किन 3 श्रेणियों में डिवाइड किया गया है। इससे हाँ, प्लूटो अब ग्रह की श्रेणी से बाहर है। इसको किसने बताया था? IAU द्वारा ग्रह की परिभाषा दी गई थी, लेकिन अब इसको बाहर कर दिया क्योंकि ये फॉलो नहीं कर रहा है ग्रह के कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो इसके अनुसार वह खगोलीय पिंड ग्रह कहलाएगा जो अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करेगा। मतलब कि अगर ये सूर्य है और वो यहाँ से घूमते घूमते यहाँ सूर्य की परिक्रमा कर रहा है तो वो क्या है? ग्रह है। ठीक है, आकार में लगभग क्या होगा? गोल ही होगा। भाई परिक्रमा करेगा तो उसका आकार लगभग गोल ही होगा, उसको ग्रह कहा जाएगा। और अन्य ग्रहों की कक्षा का अतिक्रमण नहीं करेगा। मतलब कि यहाँ पे भी ग्रह है, यहाँ पे भी ग्रह है, यहाँ पे भी, तो ये नहीं कि इस ग्रह पे भी है, इस ग्रह पे भी नहीं, वो अपनी ही कक्षा में चक्कर लगाएगा, उसको ग्रह की श्रेणी। तो अब हम लोग आते हैं प्लेनेट पे। ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। एक हमारे पास टेबल है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये क्या है? एक श्रेणी है जिसका भूमध्य रेखीय व्यास दिया है, परिक्रमण समय मतलब कि कितना टाइम लगता है इसको चक्कर लगाने में, ये अपना एक चक्कर को सूर्य के चारों ओर कितने टाइम में पूरा कर लेता है, और इसकी कितनी दूरी है सूर्य से। द्रव्यमान में 8वां सबसे बड़ा ग्रह है, इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी की अपेक्षा 1/4 है। देख लीजिए आप लोग कि पृथ्वी से दूरी इतनी है और गुरुत्वाकर्षण बल इस पे 3.7 का लगता है। अभी बुध के बाद हम लोग शुक्र ग्रह की बात करेंगे। शुक्र ग्रह क्या है? पृथ्वी का निकटतम ग्रह। क्या कहते हैं? भोर का तारा भी कहा जाता है, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ये भी कुछ 1-2 पॉइंट हैं। और इसका चुंबकीय शुक्र पर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं था। इसका भी यही देख लेते हैं कि इसका एक दिन, ग्रह का एक दिन 116 दिन 18 घंटे में पूरा होता है। किसका? शुक्र का। एक वर्ष 225 दिन में पूरा होगा। आगे चलते हैं, हम लोग अपनी पृथ्वी के बारे में जानते हैं जहां हम लोग रह रहे हैं। यह आकाश में 5वां सबसे बड़ा ग्रह। अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हाँ, ये कितनी
23.5 डिग्री झुकी हुई है अपने अक्षांश पे। मतलब कि ऐसे पृथ्वी है तो ये थोड़ी सी झुकी हुई है अपने अक्षांश पे। कितनी, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कितनी झुकी हुई है, अब 4 ऑप्शन दे देता है, कंफ्यूजन हो जाती है। तो ये 23.5 डिग्री अपने अच्छे से झुकी हुई है। ठीक है, हाँ ये देख लेते हैं कि एक दिन कितने दिन में पूरा होता है। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक दिन पूरा होता है, जिसको हम लोग बेसिकली 24 घंटे बोल देते हैं। इसी का तो थोड़ा थोड़ा मिनट कम होता है, जो कि लीप ईयर में काउंट हो जाता है एक दिन। वही होता है जो जनवरी फरवरी 28 और 29 वाला रहता है ना, वो यही का थोड़ा थोड़ा समय बचता है, जो कि एक दिन में कन्वर्ट हो जाता है। 4 साल के बाद पूरा एक दिन बन जाता है, इसीलिए हम लोग इसको बेसिकली 24 घंटे ही बोलते हैं। और एक वर्ष 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 45.51 सेकेंड में एक वर्ष पूरा होता है। तो ये मंगल पे आते हैं। मंगल सौर मंडल ग्रह के चौथे स्थान पर है। पृथ्वी के बाद किसका नंबर आएगा? चौथे स्थान पे तो मंगल ही आएगा। तो मंगल है, और आकार में 7वें नंबर पे। पृथ्वी कितने नंबर पे थी? 5वें नंबर पे थी, और मंगल 7वें नंबर पे है। मंगल ग्रह को युद्ध का भगवान भी कहते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ जाए कि युद्ध का भगवान किसे कहते हैं, तो मंगल ग्रह को कहते हैं। एक पॉइंट ये भी आप अपने नोट्स में डाल सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत आता है कि ये रेड कलर का ही क्यों होता है, इस प्लेनेट को लाल ग्रह क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन होता है। तो इस पर क्या होता है, लाल रंग आयरन ऑक्साइड की वजह से, आयरन ऑक्साइड की वजह से इस ग्रह का रंग क्या होता है? लाल होता है, इसलिए इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। इसका एक दिन कितने दिन में पूरा था? इसका ग्रह का एक दिन 37 मिनट में पूरा हो जाता है। मतलब कि 1-1.5 घंटे बिता लिए तो इनका एक दिन पूरा हो जाता है। किसका? मंगल ग्रह का। और एक वर्ष पृथ्वी के 687 डेज जब पूरे होते हैं पृथ्वी के, तब इनका एक वर्ष पूरा होता है। एक दिन तो 1 घंटे 37 मिनट में पूरा हो जाता है, और एक साल पृथ्वी के, जब हमारे यहाँ पृथ्वी पे 687 डेज कंप्लीट हो जाएंगे, तब इनका एक वर्ष पूरा हो जाएगा। ठीक है, और इनके उपग्रह कितने हैं? 2 हैं। इसी तरह सारे चार्ट में दिया हुआ है उपग्रह कितने, वायुमंडल की प्रमुख गैसें कौन कौन सी, इस पर सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, गुरुत्वाकर्षण कितना लगता है, द्रव्यमान कितना है, ये सब आप लोग। फिर आता है बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी प्लेनेट का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है, और इसको मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। बृहस्पति को, मतलब कि जुपिटर को मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। एक दिन पृथ्वी के 9 घंटे 50 मिनट के जब होता है, पृथ्वी पे हमारे 9 घंटे 50 मिनट पूरे होते हैं, तो इनका एक दिन पूरा हो जाता है। फिर शनि पे आ जाते हैं। यह आकार में बृहस्पति के बाद सौरमंडल का दूसरा, आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। इसका गुरुत्व पानी से भी कम होता है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि शनि का जो गुरुत्व होता है उसका, वो वाटर से भी कम होता है। एक पॉइंट ये है कि शनि ग्रह को आकाश गंगा सदृश ग्रह भी कहा जाता है। इसके 30 उपग्रह होते हैं। ठीक है, और इस उपग्रह का नाम टाइटन है। सबसे बड़ा इसका अगर देखेंगे तो वो कौन सा है? टाइटन है। और इस तरह से शनि का ग्रह एक दिन का, पृथ्वी के 10 घंटे 14 मिनट पूरे होने पे इनका एक दिन पूरा होता है। फिर आते हैं हम लोग 7वां ग्रह, जिसका नाम है अरुण, यूरेनस। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा होता है। पहला कौन सा था? बृहस्पति था। दूसरा कौन सा था? तीसरा अब हम आए अरुण पे, जिसको यूरेनस भी बोलते हैं। इसकी खोज 1981 ईस्वी में विलियम हर्शल द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके में भी पृथ्वी से दूरी कितनी दी है? 4.5 बिलियन किलोमीटर दूर है। और इस ग्रह का एक दिन कितने दिन में पूरा होता है? 17 घंटे 14 मिनट में इसका एक दिन पूरा हो जाता है। हमारा प्लेनेट कौन सा है? वरुण, नेपच्यून। नेपच्यून की भी खोज 1846 में की गई थी, और जॉन ग्ले और अर्बन ले बेरियल ने की थी। किसने की थी? जॉन ग्ले और अर्बन ले बेरियर ने की थी। और हाँ, ये देख लेते हैं। 166 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है। 166 वर्ष जब पूरे होंगे तो ये सूर्य की परिक्रमा करेगा, और 12.7 घंटे में अपनी दैनिक गति पूरी करता है। सूर्य से औसत दूरी कितनी है? 4.6 है। ये हमारी बुक में इतना समराइज करके दिया हुआ है कि आप लोग ये चार्ट भी पढ़ेंगे तो आपके 2-3 क्वेश्चन तो यहाँ से भी प्रिपेयर हो जाएंगे। सैटेलाइट्स क्या होते हैं? उपग्रह क्या होते हैं? उपग्रह को अंग्रेजी भाषा में सैटेलाइट कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है साथी या सहचर।
मतलब कि एक प्लेनेट के साथ अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे ना कि इस प्लेनेट का इतने उपग्रह हैं, इस प्लेनेट के इतने उपग्रह हैं, तो ये उपग्रह क्या है? अभी तक तो पढ़ा कि उपग्रह होते हैं, पर ये तो मन में जिज्ञासा होती है कि भाई उपग्रह है क्या, पढ़ाते तो जा रहे हो उपग्रह क्या है, तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं कि उपग्रह क्या है। इसका इंग्लिश नाम सैटेलाइट होता है और इसका अर्थ होता है साथी या सहचर। किसी ग्रह के साथ जो दूसरा साथ साथ चल रहा है उसको क्या कहेंगे? साथी या सहचर कहेंगे। दूसरे शब्दों में किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उस ग्रह का उपग्रह कहेंगे। अब ये देख लेते हैं कि कुछ ग्रह तथा उनके उपग्रहों के बारे में बताया गया है, जैसे कि इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिए, रिवीजन हो जाएगा। मंगल के उपग्रह कौन कौन से हैं? फोबोस और डेमोस हैं, ठीक है। पृथ्वी के कौन है? चंद्रमा। ये प्राकृतिक है, मैंने कृत्रिम बताया था, क्या था? इनसेट था, कृत्रिम इनसेट बी था हमारा कृत्रिम, लेकिन प्राकृतिक यहाँ सारे प्राकृतिक की बात कर रहा है, ठीक है। बृहस्पति के गैनीमेड, यूरोप, यूरो, गैलिस्टो, मेटिस और थेम्बे हैं। अरुण के मिंडासा और जूलियट है। नेपच्यून के टाइटन है और शनि के टाइटन, टेथिस और एटलस और पंडोरा है। चंद्रमा के बारे में पढ़ लेते हैं। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का उपग्रह है, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। चंद्रमा वायुमंडल विहीन पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसकी पृथ्वी से दूरी कितनी है? 3,84,365 किलोमीटर क्या है? पृथ्वी से इसकी दूरी है, किसकी? चंद्रमा की। फिर सौर मंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह की बात करेगा तो कौन है? हमारा मून है, चंद्रमा है। और उसकी आंतरिक सतह का अध्ययन करने वालों को क्या बोलते हैं? सेनोलॉजी। ये एक इंपॉर्टेंट है फैक्ट कि सेनोलॉजी किसको बोलते हैं? आंतरिक सतह का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमण काल लगभग 27 दिन व 8 घंटे में पूरा करता है। पृथ्वी ये है, इसका परिक्रमण काल कितने घंटे में पूरा करता है? 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है, ठीक है। चंद्रमा धरती के आकार का लगभग 27% है, मतलब कि पृथ्वी के आकार का, और एक प्राकृतिक उपग्रह है, ये हम बता ही चुके हैं। कृत्रिम उपग्रह मानव निर्मित होते हैं जिनको मानव ने बनाया है और जो पृथ्वी की निश्चित कक्षा में उसकी परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी की एक कोई निश्चित कक्षा होती है जिसमें वो परिक्रमा करते रहते हैं, वो क्या है? कृत्रिम उपग्रह हैं। और हाँ, 1957 में सर्वप्रथम रूस ने कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट, ये बहुत जिक्र होता है, स्पुतनिक फर्स्ट क्या है, क्या है? उपग्रह है, ग्रह है, मानव निर्मित है, क्या है? इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये याद रखिए। भारत ने अपना पहला कृत्रिम उपग्रह 19 अप्रैल, वो तो रूस का था, अब हम लोग भारत का भी जान लेते हैं। 19 अप्रैल 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। भारत इस कृत्रिम उपग्रह का नाम 5वीं शताब्दी के भारतीय खगोल शास्त्री गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पर आर्यभट्ट रखा था। तारा और तारामंडल क्या होता है? ऐसे खगोलीय पिंड जो लगातार प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। तारा है, पहले ही स्टार्टिंग से पढ़ाते चले आ रहे हैं, वही तारा है जो अपनी प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं कि तारामंडल क्या है। तारामंडल को संस्कृत में नक्षत्र भी कहा जाता है और इसको अंग्रेजी में कॉन्स्टलेशन भी कहते हैं और इसको अरबी में मजउआ अल नजूम कहते हैं, ठीक। ये हमारे पास एक इमेज है सप्तऋषि तारे की, ये देख लीजिए, इससे आप लोगों को काफी हेल्प मिल जाएगी। सप्तऋषि तारा क्या है ये देखिए, अरुंधति, वरिष्ठ, अग्निस, अत्रि, पुलसत्य और पुलहा और कृति, ये सप्तऋषि तारे की पोजीशन है। यहाँ से ये देखिए, ठीक है। तारे में की छाया, जैसे कि नाम से पता चलता है, रिफ्लेक्शन, किसी की छाया जब उससे छाया पड़ती है तो वही क्या है? रिफ्लेक्शन है। तो ग्रहण कब किस पोजीशन में पड़ता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में कभी चंद्रमा आ जाता है, कभी पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आती है, तो कभी सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है। इस तरह से जब अलग अलग पोजीशन पे आते हैं दोनों, हमेशा आएगा ही कौन? चंद्रमा या पृथ्वी ही आएगी। सूर्य कभी भी अपनी पोजीशन से नहीं हटेगा क्योंकि वो किसी का परिक्रमा नहीं करता, तो ये सूर्य होती है। हाँ, ये देखिए, वो सारी पोजीशंस दी हुई है ग्रहण की, अलग अलग तरह से दिखा रहा है। चंद्र ग्रहण कैसे लग रहा है, सूर्य ग्रहण कैसे लग रहा है। ये हमारा सूर्य होता है, ये पृथ्वी होती है, जब इसके बीच में चंद्रमा आ जाता है। चंद्र ग्रहण लगता है जब इसके बीच में पृथ्वी, फिर जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य ग्रहण लगता है। इसकी शैडो पूरी तरह से इस पे नहीं पड़ पाती है, जिसकी वजह से आधा हिस्सा क्या होता है? ढक जाता है
तो यही हमारा क्या है, ग्रहण कहलाता है। ये एक हमारे पास इमेज है, हमारी ये जो बुक है ठाकुर पब्लिकेशन की, इसमें ये देखिए पूरा अच्छे से डिटेल करके बताया गया है कि सूर्य ग्रहण, ये सूर्य है, सूर्य की किरणें हैं, देखो चंद्रमा बीच में आ गया, इसकी शेडो पूरी तरह से इस पे नहीं पड़ पा रही है, छाया है और उपछाया है, जो हल्की छाया इस पे पड़ रही है, ये रात्रि का समय है। तो ये क्या लग रहा है, सूर्य ग्रहण लग रहा है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ गया तो ये सूर्य ग्रहण लग रहा है। सूर्य ग्रहण के प्रकार कौन से, एक पूर्ण ग्रहण लगता है, एक आंशिक ग्रहण लगता है और एक वलयाकार लगता है। जो हम चंद्र ग्रहण के देखते हैं कि चंद्र ग्रहण कैसे पड़ता है, ये चंद्रमा है हमारा, बीच में क्या आ गई, पृथ्वी आ गई, तो ये क्या हुआ, चंद्र ग्रहण लग रहा है। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी पर मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, ये देख लेते हैं। 400 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी तथा अन्य ग्रहों का अस्तित्व ही नहीं था, ना पृथ्वी थी, ना कोई ग्रह था, कोई जीवन नहीं था उस पे। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ये जानते हैं कि इस टक्कर के फलस्वरूप जब क्या हुआ, अंतरिक्ष में घूम रहा था, एक प्राकृतिक घटना के परिणाम स्वरूप पृथ्वी पिंड की दूसरे पिंड से टकराया, एक पिंड दूसरे पिंड से टकराया, जिससे टक्कर हुई और बहुत सारे पिंड क्या हुए, टूट के इधर उधर बिखरे, और उसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि ग्रहों का निर्माण हुआ, सूर्य, पृथ्वी, मंगल आदि ग्रह इस पिंड में शामिल हुए। ठीक है, हाँ, साइनोबैक्टीरिया नामक एक हरे शैवाल पृथ्वी पर सबसे पहले विकसित हुए थे। पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति, अभी तक तो जीवन जाने की भाई ऑक्सीजन की जरूरत थी तो पौधे आए, साइनोबैक्टीरिया नाम का जीव आया, फिर वो वायवीय श्वसन हुआ, अवायवीय श्वसन धीमे धीमे डेवलपमेंट हुआ। अब हमारी पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कैसे, सूक्ष्म और रीढ़ विहीन पहले जो जीव आए उनमें रीढ़ नहीं होती थी, तो उन जीवों की उत्पत्ति हुई आज से कब, 50 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। ठीक है, फिर उभयचर जीवों की उत्पत्ति हुई जो कि जल में भी रह लेते थे और पृथ्वी भूमि पे भी रह लेते थे, उन जीवों की उत्पत्ति हुई। फिर अंडज जीवों की उत्पत्ति, जो अंडे देते थे। फिर नभचर या स्तनपायी, जो बच्चों को जन्म देने वाले जीव थी, इनमें डेवलपमेंट हुआ। और तो चलते हैं हम लोग और आगे के टॉपिक की तरफ से, जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। तो अब इतनी सारी चीजें अंतरिक्ष के बारे में पढ़ा, तो फिर इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन भी तो बनाया था जो रिसर्च कर रहा है, अभी भी चल ही रहे हैं रिसर्च, तो उसके बारे में है ये थोड़ा सा दिया हुआ है कि कौन करता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको इसरो भी बोलते हैं। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि सारे स्पेस के जितने भी अपने नए नए प्रयोग होते हैं वो इन्हीं के द्वारा किया जाता है, जो भारत का है। इसरो का गठन कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन किया गया था, और इसी के बारे में और भी चीजें दी हैं, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद जो पूरा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा उसकी शॉर्ट में ये सारांश समरी दी गई है। तो हम लोग सेकंड चैप्टर की ओर चलते हैं, जिसका नाम है मृदा तथा फसलें, सॉइल और क्रॉप। इसमें हम लोग जानेंगे कि मृदा क्या है और कौन कौन से फसलों में कौन कौन सी मृदा अच्छी होती है फसलों के लिए। तो सबसे पहले मृदा जान लेते हैं कि मृदा भूपपड़ी की सबसे ऊपरी परत होती है, जो हमारी यहाँ पृथ्वी के ऊपर जो सबसे ऊपरी परत होती है वहां पे क्या होती है, मृदा होती है। और जो समस्त वनस्पति उगाती वनस्पति, मतलब पेड़ पौधे जितना भी हम लोग अनाज और सारी चीजें उगती हों किससे, वनस्पति से ही तो पाई जाती हैं, तो वो उसके बारे में है। फिर हम लोग चलते हैं कि मृदा का निर्माण कैसे हुआ। प्रारंभ में पृथ्वी की ऊपरी सतह चट्टानों की मोटी परतों से बनी थी। सौर ऊर्जा से ये परतें गर्म तथा वर्षा से ठंडी होती रही। निरंतर गर्म और ठंडी होने की प्रक्रिया के बाद हमारा क्या, मृदा का निर्माण हुआ। ठीक है, मृदा का संयोजन क्या होता है, मृदा में अनेक प्रकार के खनिज पदार्थ, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तीन चीजें पाई जाती है, खनिज पदार्थ, कार्बनिक और अकार्बनिक, तीनों से मिल करके हमारा मृदा का संयोजन होता है। तो अब जान लेते हैं खनिज कण क्या होते हैं। मृदा मुख्य रूप से 3 प्रकार के कणों से बनी होती है, रेत, कंकड़ और मृत्तिका। मृत्तिका क्या होती है, जो चिकनी मिट्टी होती है उसको मृत्तिका कहा जाता है। दूसरा हमारा अकार्बनिक पदार्थ क्या होता है, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, आयरन के नाइट्राइट्स, फॉस्फेट, सल्फेट, कार्बोनेट और अन्य लवण क्या होते हैं, मृदा के अवयव होते हैं। ये किस में आएंगे, अकार्बनिक पदार्थ में आएंगे। ये सारी चीजें हमारी मृदा में क्या होती हैं, मिल के बनी होती है, मृदा में हमारे पाई जाती है। फिर हम लोग कार्बनिक पदार्थ की ओर चलते हैं, जिसको हम ह्यूमरस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ह्यूमस। इसका क्या है, जंतु एवं वनस्पतियों की विभिन्न क्रियाओं द्वारा अनेक नष्ट मृत्यु होने से उनके अबुडेंस, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी कोई एनिमल मर जाता है या पेड़ पौधे सड़ जाते हैं तो वहीं मृदा में गिर जाते हैं जब, तो वो धीमे धीमे क्या होते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। जो हमारे डिकम्पोजर होते हैं, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, वो उस एनिमल को धीमे धीमे विलुप्त करके क्या मृदा में ही तो मिल जाते हैं। तो वो मृदा में मिलती हैं, तो वही जो मिल रही है वो सड़ने गलने के बाद हमारी वनस्पति और जंतु है वही उन्हीं से क्या बनते
बनता है, कार्बनिक पदार्थ बनता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब चलते हैं कि मृदा के प्रकार कितने होते हैं। तो जानते हो रंग, बनावट और उपयोग के आधार पर भारत में पाई जाने वाली मृदा, 6 प्रकार की होती है। काली मृदा, लाल मृदा, काली मृदा, जलोढ़ मृदा और रेतीली मृदा। लाल मृदा क्या होती है, इसमें आयरन ऑक्साइड पाए जाते हैं। लाल मृदा में क्या होता है, आयरन ऑक्साइड, ये होता है आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला। आयरन ऑक्साइड पाए जाते हैं जिसमें खाद एवं उर्वरक डालकर उपजाऊ बना सकते हैं। रंग लाल किस लिए होता है, क्योंकि भाई जहाँ भी आयरन होगा वहाँ ही रंग लाल होगा। हम जब ग्रह पढ़ रहे थे वहाँ भी बताए थे। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि इसमें किसकी मात्रा अधिक होती है, फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा कम है, किंतु पोटास प्रचुर मात्रा में होता है। अगर पूछे कि लाल मृदा में किसकी मात्रा होती है कम, तो हम लोग बताएंगे चूना, मैग्नीशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है, किंतु पोटास प्रचुर मात्रा में होता है। काली मृदा में क्या होता है, अनेक प्रकार के खनिज विशेषता आयरन एवं मैग्नीशियम के यौगिक पाए जाते हैं। काली मृदा में क्या पाया जाता है, आयरन भी पाया जाता है और मैग्नीशियम भी पाया जाता है। ठीक है, यह मृदा बेसाल्टिक चट्टानों से बनी है। ये भी पूछ लेता है कि काली मृदा किन चट्टानों से बनी है, तो बेसाल्टिक चट्टानों से बनी है। फिर हम लोग का थर्ड पॉइंट है जलोढ़ मृदा क्या होती है, जिसे एलुवियल सॉइल भी बोलते हैं। यह मृदा पर्वतों से नदियों तक बहा करके लाई जाती है। जैसे कि पहाड़ों से जब नदियां निकलती हैं तो अपने साथ कंकड़, पत्थर, मृदा सब तो बहा करके लाती हैं, तो उनके साथ जो बह करके मृदा आती है उसको बोलते हैं जलोढ़ मृदा, और किनारे पर खादयुक्त मृदा के जमने से बनती है। ठीक है, जलोढ़ मृदा हाँ मृतिका, रेतीली तथा खाद युक्त कणों के जमने से बनता है, और जलोढ़ मृदा को सामान्यतः खादर भी कहते हैं। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जब जलोढ़ मृदा की बात हो या खादर मृदा की बात हो तो दोनों का यही नाम होता है। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं रेतीली मृदा क्या होती है, डेजर्ट सॉइल। मृदा के नाम के अनुसार रेतीली मृदा राजस्थान और गुजरात के मरुस्थल क्षेत्रों में पाई जाती है। इस प्रकार बलुई, छिद्रिल और इसमें घुलनशील लवणों की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, फिर हमारा फिफ्थ पॉइंट है पर्वतीय मृदा। ठीक है, जो पहाड़ी मिट्टी जैसे जम्मू कश्मीर और सिक्किम में जो मृदा पाई जाती है वो पहाड़ी मिट्टी होती है। लाल दानेदार मिट्टी ये होती है लैटराइट सॉइल भी कहते हैं। इस प्रकार की मृदा पोषक तत्वों से भरपूर, इस प्रकार की जो मृदा होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, भोजन, बोझा ढोने आदि के कार्यों में भी इसका उपयोग इस पशु। अब मेन तो हम लोग यही तब से पढ़ रहे हैं मृदा का, तो मेन रोल क्या है, फसलें। तो फसलों के लिए मृदा का प्रयोग किया जाता है। फसलों की बुआई ही नहीं हो पाएगी अगर मृदा नहीं है तो भारत में विभिन्न फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, और भारत में प्रमुख फसलों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो उन 4 श्रेणियों को जान लेते हैं। अनाज, चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा और दलहन। नकदी फसल में क्या आएंगी, कपास, जूट, गन्ना, तंबाकू और तिलहन। बागान फसल में चाय, कॉफी, नारियल और रबड़, और बागानी फसल में फल और सब्जियां आती हैं। ठीक है, तो इन 4 श्रेणियों में हमारे भारत में इनको फसलों को बांटा गया है। अनाज में चावल, गेहूं, नकदी और हाँ बागान और बागानी फसलें। ठीक है, आगे चलते हैं। फसल चक्र क्या होती है, जिस प्रोसेस से फसलों की बुआई की जाती है, मतलब कि फसल बोना, फिर उसको सिंचाई करना, फिर वृद्धि होती है, फिर उसको उपजाऊ बनाने के लिए उसमें बुड़ाई जो करते हैं वो, फिर कटाई करते हैं, फिर उसका कलेक्शन करते हैं, फिर उसके दूसरी भूमि के लिए जो फिर से प्रिपेयर करते हैं ज़मीन। ये पूरा प्रोसेस क्या होता है, फसल चक्र का। फसल चक्र के लाभ, मृदा की उर्वरता बढ़ती है फसल चक्र की वजह से, ज़मीन अच्छी हो जाती है, पीएच लेवल, क्षारता उसकी बढ़ जाती है। तो चलते हैं हम लोग फसलों का वर्गीकरण, ये सब इम्पॉर्टेंट है तो इसको हम थोड़ा सा टॉपिक वाइज बता देते हैं कि भारतीय फसलों को निम्न प्रकार से विभाजित किया। उत्पादन के आधार पर सबसे पहले रबी की फसलें, फिर खरीफ की फसलें, जायद की फसलें। ठीक है, उत्पादन के अनुसार फसलों का वर्गीकरण जो होगा, उत्पादन के आधार पर अगर हम देखेंगे तो इनकी 3 टाइप होती है, रबी, खरीफ और जायद। रबी की फसल में कब बोई जाती है, अक्टूबर से लेकर नवंबर तक की रबी की फसलें बोई जाती है, जिसमें गेहूं, जौ, मक्का, चना, सरसों, मेथी, राई, इसबगोल और जीरा आदि शामिल है। ठीक है, खरीफ की फसल कब बोई जाती है, जून से जुलाई में बोई जाती है, जिनमें क्या आता है, मक्का, जूट, मूंग, मोठ, मूंगफली, तंबाकू, उड़द, कपास, राबी, लोबिया, चावला, ये सब आता है। फिर जायद की फसल कब बोई जाती है, मार्च से लेकर अप्रैल के बीच में जायद की फसल बोई जाती है, जिसमें क्या आता है, मक्का, खरबूज, तरबूज, अरबी, ककड़ी, भिंडी आदि।
ठीक है, ये तो हमारा हो गया उत्पादन के अनुसार। अब उपयोग के अनुसार देख लेते हैं फसलों का वर्गीकरण। खाद्य फसलें कौन सी होती हैं? वे फसलें जिनका उत्पादन मुख्यतः भोजन के लिए किया जाता है, जैसे गेहूं, चावल, दाल, ये सब क्या है? ये खाद्य फसलें होंगी। जैसे चावल, गेहूं, दालें, ज्वार, बाजरा, मक्का, ये सब क्या है? डेली खाने के लिए हम लोगों को भी तो एक भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन में तो मेन दाल, चावल और गेहूँ ये सब शामिल होते हैं ना, तो ये क्या हो गई? खाद्य फसलें हो गई। नकदी फसलें कौन सी होती हैं उसके बारे में जान लेते हैं। जो कैश और कॉमर्शियल क्रॉप होती है, इन फसलों के लिए उत्पादन का मुख्य उद्देश्य उन्हें बेचकर धन प्राप्त करना होता है। नकदी, नाम से ही पता चलता है नकदी फसल मतलब कि नगद पैसा चाहिए, तो उसके लिए उनको बेच करके जिन फसलों को हमें पैसा प्राप्त होता है उनको नकदी फसल, जिसमें क्या आती है? कॉफी, रबड़, गन्ना, तंबाकू, तिलहन आदि। ठीक है। रेसे वाली फसलें कौन सी होती? कपास, जूट, मेस्टा, जिनसे कपड़े उपड़े के लिए प्रयोग करते हो, रेसे वाली। फिर बागान वाली कौन सी होती? चाय, कॉफी, नारियल, सुपारी, काजू और रबर। ये क्या हो गई? हमारी बागान फसलें हो गई। शर्करा वाली गन्ना और चुकंदर हो गई। तिलहन की फसलें कौन सी? मूंगफली, सरसों, तिल, जिनसे तेल प्राप्त हो रहा है उनको क्या कहेंगे? तिलहन फसलें कहेंगे। और अलसी, अरंडी और सूरजमुखी। उद्दीपक फसलें कौन सी होती है? जिसको नारकोटिक भी बोलते हैं, तंबाकू, अफीम आदि। ठीक है। बागवानी फसलें कौन सी थी? फल, सब्जियां, मसाले, फूल आदि, ये सब क्या है? बागवानी फसलें। फिर मृदा अपर्दन व संरक्षण क्या होता है? मृदा कभी कभी स्थिर नहीं रहती, बल्कि विभिन्न प्राकृतिक कारकों के कारण या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती रहती है। मृदा की ऊपरी या अन्य परत का हटाना मृदा का कटाव है। जब जैसे बारिश होती है तो देखते हैं मिट्टी कटने लगती है, कट करके क्या होती है? एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो वही क्या कहलाता है? मृदा का कटाव या अपर्दन कहलाता है। ठीक है। फिर मृदा के अपर्दन के कारण क्या? अत्यधिक चराई, जब बहुत ज्यादा का चराई की जाती है पशुओं द्वारा, तब भी क्या होता है? वनस्पति नष्ट हो जाती है। वनों में आग लगना भी एक मृदा अपर्दन का कारण है। फिर कृषि के गलत तरीके, जब गलत तरीके से कृषि की जाती है जिसमें पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा जा रहा, वो भी क्या है? मृदा अपर्दन है। मानव के द्वारा पशुओं को चराना, खुदाई, ढलाई, इमारतों का निर्माण, वृक्षों की कटाई, ये सब क्या है? मृदा अपर्दन के कारण है। रोकने का उपाय क्या है? अभियांत्रिकी उपाय। भूमि को समतल बनाने के लिए जल के वेग को कम किया जाए, मतलब कि बहुत ज़्यादा स्पीड से जल ना डाला जाए कि भूमि खराब हो, या हम अधिक लंबाई वाले ढालू क्षेत्रों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर कम करके ढलान वाले खेत बना सकते हैं। मतलब कि बहुत ज़्यादा लंबा फील्ड है तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे तो उससे भी हमारा क्या होगा? मृदा का अपर्दन रुक सकता है। छोटे बांध बना करके जल को रोका जा सकता है, थोड़े थोड़े बीच बीच में बांध बना देंगे तो हमारा जल का अपर्दन, मिट्टी का अपर्दन कम हो जाएगा। ये छोटा सा सारांश दिया गया है जिसमें हम पूरे चैप्टर की समरी है, तो इसको भी आप लोग 1-2-4 पॉइंट है, मृदा 6 प्रकार के होते हैं, जो मैंने ऊपर पढ़ा है उसी की समरी है, तो आप लोग ये देख लीजिएगा। तो हम लोग फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर 3 जिसका नाम है कार्य व ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। तो आप सभी को पता है कि कार्य हमारी दिनचर्या है, डेली हमें कार्य करना होता है और कार्य करने के लिए जरूरत किसकी है? एनर्जी, ऊर्जा की जरूरत है। अगर आपके पास एनर्जी नहीं होगी तो आप कार्य कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो उसी के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा सा जानते हैं कि क्या है। विभिन्न उपायों द्वारा ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इस परिवर्तन में ऊर्जा की मात्रा सर्वदा एक ही रहती है, उसमें कमी नहीं होती। इसे ऊर्जा अविनाशिता सिद्धांत कहते हैं। मतलब कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलेगी जरूर, लेकिन उसकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं आई। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कभी कभी भौतिक ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन, तो क्या होता है? उसमें एनर्जी नहीं कम होती, एनर्जी का वही होता है, बस उसमें परिवर्तन होता है। तो इस सिद्धांत को क्या कहा गया? ऊर्जा अविनाशिता सिद्धांत कहा गया। ठीक है। किसी वस्तु के कार्य करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब तक ऊर्जा नहीं होगी हम कार्य नहीं कर पाएंगे। 1 किलोग्राम भार को 1 मीटर ऊंचा उठाते हैं तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध एक विशेष मात्रा में कार्य करना पड़ता है। अगर हम नीचे से कोई भी चीज को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं तो नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे को लग रहा है और हम भार को ऊपर की तरफ उठा रहे हैं, तो अपोजिट में लग रहा है ना फोर्स, तो ये फोर्स लग रहा है, तो वो उसी को कह रहा है कि कार्य करना पड़ता है। तो वो जो कार्य करना पड़ रहा है उसमें क्या लग रही है? एनर्जी लग रही है ना। बस उसी की बात करें कि किसी भी कार्य करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। कार्य का मापन,
किसी पिंड को गति प्रदान करने के लिए किया गया कार्य पिंड के ऊपर लगाए गए बल तथा बल की दिशा में पिंड द्वारा चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ ले। किसी पिंड पर, ये पिंड है, को गति प्रदान करने के लिए, अब इसको फोर्स लगाने के लिए इस पे जो बल कार्य किया जाएगा, मतलब इस पे जो काम करेंगे हम, मतलब इसको ढकेलने के करने के लिए पिंड के ऊपर लगाए, अब इस पे बल लगाया जाएगा, फोर्स लगाया जाएगा। बल तथा बल की दिशा के पिंड द्वारा चली गई दूरी, अब इस पे जो फोर्स लगाया ये और इसके बीच में जो चली गई दूरी है, इसके गुणनफल के बराबर क्या होता है, कार्य का मापन होता है। कार्य पर परिचर्चा में हम चाहे दूरी शब्द का उपयोग करें या विस्थापन शब्द का उपयोग करें, दोनों समान है। अगर हम दूरी की बात करें या विस्थापन की बात करें, दोनों ही क्या होगा, समान होगा। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे दूरी या विस्थापन, मतलब डिस्टेंस जो कवर की गई उसको ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है W इज इक्वल टू F इंटू एस। F क्या है, बल है, S क्या है, विस्थापन, चली गई दूरी। S क्या होता है, चली गई दूरी, और W क्या है, इस पे जो कार्य लगा, मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए हमें F और S दोनों की आवश्यकता होगी, मतलब कि फोर्स भी लगाना पड़ेगा और उसके पिंड के द्वारा विस्थापन भी होना होगा, तब जाके हमारा कोई एक कार्य पूर्ण होगा, ठीक है। कार्य को बल और दूरी का गुणनफल कहते हैं। बल का मात्रक हमेशा क्या होता है, न्यूटन होता है। फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और मीटर और दूरी का मात्रक क्या होता है, कभी भी हम लोग जब दूरी नापते हैं तो हम कहते हैं कि इतने मीटर की दूरी तय करें हैं, ठीक है। अब जब फोर्स लगता है तो कहते हैं इतना न्यूटन फोर्स लगा है, ठीक है। तो एसआई पद्धति में कार्य के मात्रक को क्या कहते हैं, जूल भी कहते हैं। कार्य के मात्रक को क्या कहेंगे, जूल भी कहेंगे, जिसकी परिभाषा जब 1 न्यूटन का बल, जब 1 न्यूटन का बल मतलब कि फोर्स किसी पिंड को अपनी निजी दिशा में चलाता है, उसकी खुद की कोई दिशा है उसमें चला रहा है, तो उस पर कितना कार्य होगा, 1 जूल का कार्य होगा। जब कोई बल लग रहा है तो देखो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 मीटर चलेगा और उस पर 1 न्यूटन फोर्स होगा, तो ये क्या होगा, 1 जूल के बराबर होगा, ठीक है। ये सब यूनिट्स और ये फॉर्मूले ये सब इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रही हूँ। सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। अगर एसआई पद्धति में मात्रक पूछेगा तो जूल बताएंगे, सीजीएस पद्धति में मात्रक पूछेगा तो अर्ग बताएंगे, ठीक है। जूल तथा अर्ग में संबंध। अब हम लोग कार्य के प्रकार जान लेते हैं। कार्य 2 तरह के होते हैं, धनात्मक कार्य और ऋणात्मक कार्य। धनात्मक कार्य क्या होता है, यदि बल तथा विस्थापन की दिशा एक समान हो, मतलब कि फोर्स भी इधर ही लग रहा है, हाँ फोर्स भी इधर ही लग रहा है और विस्थापन भी इधर ही करना, तो देखो पॉजिटिव पॉजिटिव है ना भाई, इधर ही एक ही दिशा में दोनों काम चीजें हो रही हैं। फोर्स भी हम इधर ही लगा रहे हैं और हमारा कार्य भी इधर ही होगा, विस्थापन भी भाई जब फोर्स लगाएंगे तो उसी डायरेक्शन में तो विस्थापन होगा, तो ये क्या होता है धनात्मक, ये धनात्मक कार्य हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे रेल की पटरी पे इंजन द्वारा रेलगाड़ी को, जब आगे इंजन होती है, इंजन आगे बढ़ रही है, पीछे से डिब्बे भी उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, तो इनका दोनों डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव, मतलब कि धनात्मक हो गया। अब ऋणात्मक क्या होता है कि जो हमारा यदि बल और विस्थापन की दिशा विपरीत हो, फोर्स हम इधर लगा रहे हैं और विस्थापन दूसरी तरफ, जैसे कभी किसी को खींचने की कोशिश करें, आप किसी को खींच रहे हैं, वो आगे की ओर बढ़ रहा है, तो आपका विस्थापन क्या है, दूसरी तरफ लग रहा है और आपका फोर्स अपनी तरफ लग रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा क्या होगा, ऋणात्मक कार्य हो जाएगा, मतलब कि निगेटिव वर्क हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, आई होप। आगे चलते हैं हम लोग। ऊर्जा का मात्रक क्या हो जाता है, सीजीए पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बल का मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। दैनिक व्यवहार में एक दूसरा मात्रक उपयोग लाया जाता है, जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है, जैसे लेंथ का मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। द्रव्यमान का मात्रक ग्राम हो जाएगा और इसमें बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। ये देख लिया हम लोगों ने। फिर ऊर्जा के उपयोग समस्त कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता, भोजन को पचाने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता थी, प्रकाश के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता, मोटर वाहनों को चलाने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता, अध्ययन पढ़ाई कार्य करने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता। ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा और आवेशीय ऊर्जा। हमने 7 टाइप्स के ऊर्जा के प्रकार देख लिए। ऊर्जा के स्रोत क्या क्या हैं ये जान लेते हैं। ऊर्जा के बेसिकली स्रोत सीमित ऊर्जा है, सीमित ऊर्जा और असीमित ऊर्जा। ऊर्जा के निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया। सीमित ऊर्जा क्या है जान लेते हैं। सीमित ऊर्जा कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस है। सीमित ऊर्जा 3 है। कोयला है जिसका सीमित है, खत्म हो रहा है। पेट्रोलियम है, ये भी सीमित है। और प्राकृतिक गैस ये भी सीमित। कोयला 3 प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, सख्त कोयला, बिटुमिनस
या नर्म कोयला, लिग्नाइट या भूरा कोयला। एंथ्रेसाइट सख्त कोयले में सबसे अधिक 90%, विटुमिनस नम कोयले में 80% और लिग्नाइट या भूरे कोयले में 70% या पिट कोयले में 60% कार्बन होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। सीमित क्या, असीमित क्या है जिसका एंड नहीं, जैसे कि पवन ऊर्जा है, जैव ऊर्जा है, ये सब क्या है असीमित में। सोलर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और महासागरीय ताप, ये हमारी असीमित ऊर्जा है, ठीक है। फिर नाभिकीय ऊर्जा, जो कि बहुत ही ज्यादा आजकल सुनने में आता है। अधिक भार वाले तत्वों के समस्थानिक नाभिक पर न्यूट्रॉन की बौछार करने पर इनकी नाभिक टूटने तथा नवीन तत्वों के निर्माण के फलस्वरूप अपार ऊर्जा निष्कासित होती है। जिसे जिनका समस्थानिक भार ज्यादा होता है उन पर न्यूट्रॉन की बौछार करके उनका जब विखंडन होता है तो क्या होता है, नाभिकीय ऊर्जा बनती है। तो नाभिकीय ऊर्जा दो प्रकार की क्रियाओं से उत्पन्न होती है, एक तो विखंडन द्वारा होता है और दूसरा बता देते हैं एक संलयन द्वारा। तो जब विखंडन होता है तो टूटने से बनती है और संलयन में दो हाइड्रोजन बॉन्ड के जुड़ने से हीलियम बनता है। ये क्या है, नाभिकीय संलयन द्वारा होता है, ठीक है। उपयोग क्या क्या है देख रहे हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में, रेडियोथेरेपी में, विद्युत उत्पादन, विस्फोटक में और नाभिकीय विकर्णन में। ये हमारा चैप्टर यहाँ पे, ये चैप्टर 3 खत्म होता है। हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर की ओर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है सरल मशीनें, सिंपल मशीन। सरल मशीनें, सिंपल मशीनें क्या है, इनके बारे में जानते हैं। ये देखिए, ये सब क्या है, सरल मशीनें। पुली है, वेजेस है, स्क्रू है, लेवर है। अब हम कोई भी मशीन बनाते हैं तो उसमें इन सब चीजों की बेसिक सरल मशीनें इनको कही जाती है। स्क्रू ड्राइवर है या जो भी काम में यूज करते हैं तो वो सब क्या है, सरल मशीनों के अंदर आएंगे, ठीक है। तो ये सरल मशीनों के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो ये लीवर या उत्तोलक, घिरनी, स्क्रू या पेंच, नट, तल जो टाइट किए जाते हैं, चाक या पहिए, ये सब क्या है, सरल मशीनों के प्रकार हैं। उत्तोलक क्या होता है, उत्तोलक एक सीधी या टेढ़ी छड़ होती है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ स्वतंत्रता पूर्वक घूमती रहती है, उसको उत्तोलक कहते हैं, ठीक है। आलंब क्या होता है, जब किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है तो उसे आलंब है। कोई एक निश्चित बिंदु है, उसके चारों तरफ आराम से स्वतंत्र पूर्व मतलब फ्री स्टेज में घूम रही है तो उसको क्या बोलेंगे, आलंब बोलेंगे। आयास क्या होता है, उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए जिस बल को लगाया जाता है उसको आयास कहते हैं। जब उत्तोलक को कार्य करने के लिए जो फोर्स उस पर हम लगाएंगे उत्तोलक के ऊपर, वो क्या होता है, आयाम होता है। और भार क्या, उत्तोलक द्वारा जो भार उठाया जाता है, जैसे हम कोई मशीन का यूज करके किसी भी चीज जैसे वजन उठाते हैं, तो किसी अनाज का वजन उठा रहे हैं तो वो क्या, उत्तोलक है। जो उस पर भार लगाया जा रहा है वो क्या है, भार होगा, लोड होगा, ठीक है। जैसे ये है आलम, यहाँ लग रहा है, आयास लग रहा है, और ये क्या है, भार है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे देखा होगा वजन जब उठाते हैं तो आलम कहाँ लगता है, आयास कहाँ लगता है, और उस पर भार उठ रहा है, ठीक है। ये फॉर्मूला देख लो, ये इंपॉर्टेंट है कि यांत्रिक गुणों के सिद्धांत द्वारा लगाया गया बल इंटू बल की भुजा, उठाया गया भार इंटू भार की भुजा। तो ये देखो, उठाया गया भार कितना है, उस पे बल कितना लग रहा है। किसी को भार, जैसे अब थोड़ा हल्का सामान होता है, मान लीजिए 1 किलो वजन का है तो उस पे हमको थोड़ा सा वजन भार फोर्स लगाएंगे और वो इजिली उठ जाएगा। लेकिन अगर कोई भी चीज 10 किलो की है, 20 किलो के, तो उसके लिए तो हमें दोनों हाथों का प्रयोग करना पड़ेगा या भार वैसे मशीनों का प्रयोग करके तब हम उठाएंगे, तो हमारा फोर्स क्या ज्यादा लग रहा है। तो वही कह रहा है कि भार जितना लगा और जो उस पर जितना बल लगा वो क्या, उतनी यांत्रिक लाभ लग रहा है उस पे। m इज इक्वल टू d2/d1। भार जो लगेगा उसको d2 से रिप्रेजेंट करेंगे, जो बल लगेगा उसको d1 से रिप्रेजेंट। उत्तोलक के प्रकार को, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक देखते हैं कौन से हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक सीसा, झूला, साइकिल, ब्रेक, हैंडपंप आदि, कैंची, प्लास, ये सब क्या है, प्रथम श्रेणी के। जिस वर्ग के उत्तोलक में आलंब, आयास तथा भार के बीच स्थित होता है। आलंब जो है बीच में होता है, ये देखिए, ये इमेज से एकदम समझ में आ जाएगा। आलम जब बीच में होता है, भार और आयास आसपास भी अगर एक दोनों छोर पे होते हैं तो उसको हम प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में लेते हैं। जैसे कैंची, तो ऊपर एक फोर्स लगता है, एक नीचे आयास लगता है और बीच में क्या होता है, हमारा आलम होता है। वो डट बोल्ट से जो टाइट होता है कैंची में, तो वो उसको बता रहे हैं कि वो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में, जिसमें आलम बीच में लगता है, आयास और भार आसपास दोनों के लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रथम श्रेणी के उसमें रखते हैं। यांत्रिक लाभ में W इज इक्वल टू E, ठीक है। दूसरा हम जानते हैं कि द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक कौन से होते हैं। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में आलंब F, आयास E के बीच भार होता है, यहाँ पे भार लगता है और आयास और आलम अगल बगल, यहाँ A से लेकर W के बीच आलम लगा और B तक की जो डिस्टेंस है वो आयास है, ठीक है।
तो उसको आयास कहेंगे। ठीक है, जैसे कि सरौता, अब सरौता पे देखिए नीचे एक बेस होता है और हम प्रेशराइज करते हैं, ऊपर से जब बीच में लगता है ना वो भार, तभी तो वो दबता है और कोई भी चीज कटती है। या फिर नींबू निचोड़ने की मशीन, उसमें भी देखो आगे से टाइट होता है और जब दबाते हैं तो फिर तो बीच में भार लग रहा है ना, तो वही कह रहा है कि जब बीच में भार लगता है और आयास और आलम अगल बगल होता है तो हम उसको किस श्रेणी के उत्तोलक में रखेंगे? द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में रखेंगे। ठीक है, फिर हम आते हैं तृतीय श्रेणी के उत्तोलक कौन होते हैं? इस वर्ग के उत्तोलक में आलम्ब एफ तथा भार बी डब्ल्यू के बीच में आयास होता है। यहाँ पे देखो एकदम बदल गया, आयास बीच में लग रहा है, भार इधर और आलम यहाँ लगा। फिगर देख के ही अगर ये फिगर भी याद हो जाएगा तो इजिली आप लोग तीनों की डेफिनेशन अपने आप दिमाग में बिठा पाएंगे कि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में क्या डिफाइन होता है। जैसे आप ऐसे थोड़ी ना पूछेगा कि डेफिनेशन, आपको एक एग्जाम्पल दे देगा, भाई चिमटा किस श्रेणी का उत्तोलक है। अब आप कैसे बताएंगे कि भाई जब चिमटे की आप मैकेनिज्म जानेंगे, इमेज आपके दिमाग में जैसे क्लिक हो गए, भाई चिमटे पे भार कहाँ लग रहा है, आलम कहाँ है, आयास कहाँ, आप इजिली अपने आप कोई भी आपको एग्जाम्पल दिया जाएगा इजिली निकाल लेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा आई होप। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। चिमटा, चिमटा किसान का हल, मनुष्य का हाथ, ये भी क्या है? ये तृतीय श्रेणी का, मनुष्य का हाथ भी तृतीय श्रेणी का उत्तोलक है, क्योंकि इसमें भार कहाँ लग रहा है? यहाँ से यहाँ भार लगता है और तभी तो हाथ से उठाते हैं, तो आयास और आलम। ठीक है, स्क्रू या पेच, ये सब तो जानते ही हैं आप लोग। स्क्रू पेच क्या होता है? जो टाइट करते हैं। घिरनी क्या होती है? जो घुमाने के लिए यूज करते हैं। जैसे कुएं से जब पानी निकलता है तो उसपे एक घिरनी लगी होती है, उस पर फोर्स लगाते हैं तभी तो वो ऊपर की ओर पानी आता है। इजिली पानी खींच लेते हैं हम लोग, फोर्स कम लगाना पड़ता है। अभी ऐसे डायरेक्ट पानी की बाल्टी खींचिए तो देखिए कितना फोर्स लगे, लेकिन घिरनी के माध्यम से जब रस्सी आती है तो फोर्स कम हो जाता है। तो ये घिरनी के प्रकार, घिरनी भी पद घिरनी, सवार घिरनी, घसी हुई, ढीली घिरनी, वी आकार की घिरनी, मार्ग घिरनी, बहुत सारे। नत समतल, जैसे कि कोई भी सामान को जब हम ढकेल के करते हैं तो इस तरह से नत संपल इसको कहा जाता है। ठीक है, भार इंटू ऊंचाई, नत संपल की दूरी, इस तरह से भी फॉर्मूले से हम लोग, ये न्यूमेरिकल में यूज होता है। पहिए एवं धुरी, ये सब बता चुके हैं। सरल मशीनों का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है? दोलक छड़ भार को उठाने ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है। छात्रों द्वारा हथौड़े या क्रोच छड़ का उपयोग तोलक के रूप में किया जाता है। दरवाजे के हत्थों में भी उत्तोलक भुजा का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से हत्थे को खोजने के लिए भी तो फोर्स लगा करके उस पर भी भार लगेगा तभी तो होगा। तो इस तरह से ये सब चीजें, गिरनी का उपयोग जान लिया हम लोगों ने। पहिया धुरी का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है? पहिया धुरी का प्रयोग पहियों को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। घूमने वाले दरवाजे, स्केट बोर्ड, साइकिल आदि में भी पहिए होते हैं। तो ये क्या होते हैं? धुरी का उपयोग करके क्या होता है? हमारी साइकिल आगे बढ़ती है ना। तो ये है, इसका सारांश दिया हुआ है, तो इसका सारांश आप लोग पढ़ लेंगे। ये एक्सरसाइज दी हुई है, इसको सॉल्व करेंगे, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने बायोलॉजी के चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है जीवों की संरचना। ठीक है, तो जीवों की संरचना हमारा चैप्टर 5 है और इसमें हम सबसे पहले जानेंगे जीवों के बारे में। सभी जीवित प्राणी या पौधों की कोशिकाओं के बने होते हैं। एक कोश के जीवों में सभी मौलिक कार्य, जैसे भोजन करने की क्रिया, श्वसन क्रिया, उत्सर्जन क्रिया, सभी एक कोश के जीव हो, कोई भी जीव होंगे उनमें ये दैनिक क्रियाएं होती हैं। भोजन भी करेंगे, श्वसन भी करेंगे, उत्सर्जन भी करेंगे। तो जैसे कि अमीबा, ये क्या है? एक कोश के जीव का एग्जाम्पल है। बहुकोश के जीवों में लाखों कोशिकाएं होती है। जो एक कोशिका से मिलकर बनी होती है उसे एक कोश के जीव, जो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है उसे बहुकोश के जीव कहते हैं। तो हम लोग बहुकोश के जीव जो विशिष्ट कार्यों के करने की सक्षम होती हैं, उन्हीं कोशिकाओं द्वारा विभिन्न समूहों में अपने कार्यों को संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का यह समूह क्या कहलाता है? उत्तक। दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती। जो प्रोकैरियोटिक कैसी कोई कोशिका है, ठीक है, उसमें जो होती है कोशिका है, इसमें जो केंद्रक होता है, इसमें जो झिल्ली होती है वो नहीं होती है, तो उसको प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका जिसकी केंद्रक की झिल्ली होती है उसे यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि नीले हरे शैवाल जीवाणु में पाया जाता है। ये इसमें क्या होती है? केंद्रक जो होती है कोशिका की झिल्ली का जो केंद्रक होता है उसमें झिल्ली नहीं होती है, तो वो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका के हो गए। और यूकैरियोटिक में तो केंद्रक में झिल्ली पाई जाती है, तो यूकैरियोटिक हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं। नीली हरी शैवाल जीवाणुओं में जो पाया जाता है वो क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका है। और यूकैरियोटिक में हरित लवक,
माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का इत्यादि क्या है, यूकैरियोटिक कोशिकांग है। ठीक है, इनकी केंद्रक जो होती है उसकी झिल्ली डेवलप होती है पूरी तरह से। इस प्रकार की कोशिकाएं नीले हरे शैवाल और जीवाणुओं को छोड़कर शेष शैवाल तथा दूसरे पौधे जंतुओं में पाई जाती है। नीले हरे शैवाल और जीवाणुओं को छोड़ करके बाकी कोशिश जो ये हमारे जीव होते हैं, ये सब में क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं कि कोशिकाओं में अंतर क्या है। ये छोटा सा अंतर दिया हुआ है, ये बहुत छोटे होते हैं, इतना व्यास होते हैं, बड़े होते हैं, इनकी भित्ति, केंद्रक में भित्ति नहीं होती, इनमें होती है, इनका कंकाल नहीं होता है, इनमें हो सूक्ष्म रेशे फाइबर्स होते हैं, इनमें कोई जीव द्रव्य होती है, इसमें लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई जीव द्रव्य होती है, अंतः झिल्ली तंत्र नहीं होता है, इसमें होता है। किसकी बनी होती है, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो इतना डिटेल में नहीं चल सकते हम लोग, क्योंकि हमें ये पूरी बुक क्विक रिवीजन करवानी है, तो ये आप लोग देख लीजिए। कोशिका की संरचना, कोशिका दो अंग होते हैं, कोशिका भित्ति होती है और जीव द्रव्य होता है। पादप कोशिका की संरचना देखिए यहाँ पे दिखा देते हैं, यहाँ एक इमेज से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और बाकी थ्योरी बुक से पढ़ लीजिएगा आप लोग। ये देखिए, ये देखो एक पादप कोशिका की संरचना है, जीव कोशिका नहीं, पादप कोशिका की संरचना है। ये देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया दिया, क्लोरोप्लास्ट दिया, प्लाज्मोडियम, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल दिया, यहाँ माइक्रोट्यूब्यूल्स दिया, ये देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया है। ठीक है, ये सारे, ये क्या है, एक पादप कोशिका की संरचना है। सूक्ष्मदर्शी से प्याज की झिल्ली को देखने पर निम्नलिखित भाग दिखाई देते। कोशिका के चारों ओर सेल्यूलोज की बनी निर्जीव प्याज की झिल्ली जो होती है, उसको उसकी जब सूक्ष्मदर्शी से स्लाइड बना करके देखा गया तो उसमें क्या दिखाई दिया, निर्जीव झिल्ली की कोशिका भित्ति दिखाई दी, कोशिका में भरा हुआ तरल पदार्थ जीव द्रव्य था, कोशिका द्रव्य के माध्यम से उपस्थित रिक्तिका थी। ये तीन चीजें हमें प्याज की झिल्ली में दिखाई दी थी। प्राणी कोशिका की संरचना की बात करें तो इलेक्ट्रॉन, ये देखिए प्राणी कोशिका की भी संरचना आपको हम दिखा देते हैं। अभी हमने पादप कोशिका की संरचना देखी, ये प्राणी कोशिका की संरचना है। इसमें देखिए न्यूक्लियस कितने अच्छे से डेवलप हो रहा है, सारी चीज, न्यूक्लियर पोर भी है, प्लाज्मोडियम भी है, सेंट्रियोल्स भी है, डिफरेंशिएशन इससे ऊपर पढ़ा चुके हैं। ठीक है, प्राणियों में पाई जाने वाली जो होती है उसे प्राणी कोशिका कहते हैं। ठीक है, पादप में पाई जाने वाली जो कोशिका होती है उसे पादप कोशिका कहते हैं। ये जान लिया। उसके बाद फिर हाँ, कोशिका भित्ति क्या होती है, तो हमने कोशिका के बारे में, कोशिका भित्ति क्या, कोशिका भित्ति किसी भी कोशिका का बाह्य आवरण होती है। जो कोशिका होती है उसका जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है उसको कोशिका भित्ति कहते हैं। और ये किसकी बनी होती है, ये सेलुलोज की बनी होती है। झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, जो आवरण होता है उसको प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। और ये लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, जो झिल्ली होती है लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, और उसके बाद ये पादप कोशिका की भित्ति जो होती है निम्नलिखित भागों में बांटी। प्राथमिक कोशिका जो होती है, पादप कोशिका की प्राथमिक कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है और माइक्रोबियल की बनी होती है से बने। और परिपक्व कोशिका जो होती है इसके भीतर वो द्वितीयक भित्ति बना लेती है। जो पहली प्राथमिक कोशिका होती है वो सेल्यूलोज से बने माइक्रोबियल की बनी होती है, और फिर द्वितीय कोशिका भी बनने लगती है उसी में, किसमें, पादप कोशिका में। तो ये क्या होती है, द्वितीय कोशिका भित्ति बहुत मोटी होती है, और भित्ति के अन्य पदार्थ जैसे सेल्यूलोज, पैक्टिन, लेनिन इत्यादि में के जमा होने के कारण द्वितीय कोशिका कैसे बनती है, जब उसमें ये सारी चीजें सेल्यूलोज है, पैक्टिन है, लेनिन इत्यादि जमा होने लगता है, मोटी होने लगती है। इसीलिए तो ये मोटी होती है, क्योंकि इसमें इतनी सारी चीजें जमा होकर के बन रही, तो ये इसलिए ऑब्वियस सी बात है प्राथमिक कोशिका से ये द्वितीय कोशिका भित्ति मोटी होती है। ठीक है, ये कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। कौन सी, तृतीयक भित्ति सभी कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। ये द्वितीयक के बाद जब बनती है एक और मध्य पटलिका कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टिन की बनी होती है। अभी कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ा, इसी तरह की कोशिका का ही दूसरा है जीव द्रव्य क्या होता है। किसी भी कोशिका की कोशिका भित्ति को छोड़ के शेष संपूर्ण भाग, जो कोशिका भित्ति ऊपर की लेयर पढ़ी हमने, प्राइमरी, सेकेंडरी, मध्य की सब पढ़ी, उसके बाद जो पूरा भाग होता है वो क्या होता है, एक जीव द्रव्य होता है। जॉनसन परकिंजन ने 1840 में जीव द्रव्य नाम दिया था। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, किसने दिया था, परकिंजन ने 1840 में जीव द्रव्य का नाम दिया था। जीव द्रव्य के भौतिक गुण क्या क्या है, जीव द्रव्य में बहुत छोटी छोटी कणिकाएं, बूंदे, रिक्तिकाएं होती हैं, अर्धपारदर्शक झिल्ली के समान होते हैं, कोलाइडी गुण होते हैं इनमें, मतलब कि लचीलापन, सुगठिता, जिस तरह से मोड़ तो जेली टाइप में होते हैं,
ये होते हैं जल और सॉल में होता है। जीव द्रव दो अवस्था में होता है, तो जेल में होता है तो सॉल फॉर्म में होता है जीव द्रव की। उसके बाद केंद्रक के बारे में अभी हमने बताया कि रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की थी। केंद्रक की झिल्ली पढ़ चुके हैं। अब केंद्रक के बारे में ये देखिए, केंद्रक की इलेक्ट्रॉन संतुष्टि संरचना, केंद्रक कैसा दिखता है, ये क्रोमेटिन होते हैं, ये केंद्रीय आवरण होता है, बाह्य कला होती है, अंतरकला, केंद्रिका, छिद्र, राइबोसोम, यूक्रोमेटिक, ये सब दिया हुआ है। अब केंद्रक के निम्न 4 भाग होते हैं। केंद्रक कला होती है, केंद्रक द्रव्य होता है, केंद्रिका होती है और क्रोमेटिन धागे होते हैं। ठीक है, ये केंद्रक के 4, अगर पूछे कि केंद्रक के कितने भाग होते हैं, 4 होते हैं। केंद्रक कला, केंद्रिका और केंद्रक द्रव्य और क्रोमेटिन धागे, जो धागे जैसी संरचना। केंद्रक के कार्य क्या होते हैं? केंद्रक सभी जैव क्रियाओं का नियंत्रण तथा नियमन करता है। जितनी भी हमारी एक्टिविटीज, जैव क्रियाएं होती हैं, उनका नियंत्रण कौन करता है? केंद्रक करता है। जीवधारियों के शरीर में वृद्धि के लिए केंद्रक तथा कोशिका विभाजन उत्तरदायी है। पादप और प्राणी कोशिकाओं में अंतर क्या होता है? सेलुलोज की बनी होती है, ये नहीं बनी होती है। ये लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है, ये लिपिड और प्रोटीन की ही बनी होती है, लेकिन इसमें रचना भिन्न होती है। इसकी संरचना, जीव द्रव्य कला ये सिर्फ की बनी होती है, लेकिन इनकी रचना अलग होती है। सीलिया नहीं होते हैं, इसमें हो सकते हैं। इसमें कशाफ, फ्लैजिला, एपोमेरोस्पर्म होते हैं, इसमें नहीं होते हैं। तारक केंद्रक है। इसी तरह से लाइक राजधानी क्या क्या होते हैं, ये डिफ्रेंशिएशन है, इसमें हमारी बुक में दिया है, इसमें आप देख सकते हैं। ये एक फिगर दिया हुआ है, दोनों का डिफरेंस आप इसमें आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई प्राणी और पादप कोशिका में क्या अंतर है, इसको भी देख करके आप समझ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कला विसरण और परासरण में डिफरेंस दिया हुआ है, ये आप लोग देख लीजिएगा। फिर कोशिकांग है, कोशिकांग के प्रकार देख लेते हैं। अंतःपदवी जालिका, गोल्गी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, रिक्तिका, तारकाय और सेंट्रोसोम और लवक, ये 8 प्रकार हैं। अंतःपदवी जालिका, इनको डिटेल में बताया गया है कि अंतःपदवी जालिका के क्या कार्य होते हैं। आवागमन पे नियंत्रण करते हैं, मतलब कि बाहर की चीजों को अंदर लाने के लिए जो एक्टिविटीज होती हैं बॉडी के अंदर, किसी सेल के अंदर, तो उनके लिए नियंत्रित करते हैं। उसके बाद प्रोटीन और परिवहन के लिए भी नलिका के रूप में कार्य करते हैं। फिर गोल्जी काय के बारे में जानते हैं कि गोल्जी काय 1908 में कैमिलो गोल्जी नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये गोल्जी काय का स्ट्रक्चर है। गोल्जी काय के कार्य बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बने प्रोटीन एंजाइम का संग्रहण और रूपांतरण संग्रहण करते हैं। गोल्जी काय क्या करते हैं? लाइसोसोम का निर्माण इसी के द्वारा होता है। सभी स्राव कोशिकाओं से संबंधित जितने भी स्राव कोशिकाएं होती हैं, स्रावित करने वाली, उनके लिए भी गोल्जी काय एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोशिका भित्ति के लिए हेमी सेल्यूलोज का निर्माण और स्राव गोल्जी काय से ही होता है, कोशिका भित्ति के लिए। आगे चलते, माइटोकॉन्ड्रिया 1900 ईस्वी में अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने की थी इसकी खोज। इसको ऊर्जा का ग्रह भी कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया का। ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का एग्जाम देखिए, फिगर दिया हुआ है, कितने अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया क्या क्या इसमें पाई जाती है चीजें। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य जान लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कार्बोहाइड्रेट वसा के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पत्ति का केंद्र है। क्या है? उत्पत्ति का केंद्र है माइटोकॉन्ड्रिया, और यह एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। फिर हम लोग आते हैं राइबोसोम से, सब कोशिका के पार्ट है, और ये 1955 में राइबोसोम की खोज की गई थी। किसने की थी? पैलाडे ने की थी। और इनके कार्य क्या है? राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का केंद्र होते हैं, जहां पे प्रोटीन का संश्लेषण होता है। अगर राइबोसोम नहीं होंगे तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। या एमिनो अम्ल का भी निर्माण करता है। अगर एमिनो अम्ल का निर्माण पूछा जाए किसके द्वारा किया जाता है, तो राइबोसोम्स के द्वारा किया। कोशिका के जैव रासायनिक क्रियाओं कलापों के लिए भी सतह प्रदान करते हैं। ठीक है, एक बेस तैयार करते हैं। कौन? राइबोसोम्स। अब आगे लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को भी डी दुबे ने 1955 ईस्वी में दिया था। इस खोज की थी इसके ये देखिए, फैगोसोम्स, खाद्य रिक्तिका, अवशिष्ट पदार्थ, ये लाइसोसोम्स के कार्य जान लेते हैं। ये मृत और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को लाइसोसोम स्वलयन द्वारा नष्ट करता है। यह कोशिका के अपशिष्टों को पाचित कर कोशिका को साफ करता है। जितने भी कोशिका के अंदर अपशिष्ट होते हैं, वेस्टेज होते हैं, उनको नष्ट करने का काम किसका होता है? लाइसोसोम्स का होता है। तो इनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। जीवाणु भोजन का पाचन करने के लिए भी ये एंजाइम सीक्रेट करते हैं। कौन? लाइसोसोम। रिक्तिकाएं देख लीजिए, यहाँ पे रिक्तिका की फिगर है। रिक्तिका के कार्य क्या होते हैं? कोशिका को स्फीति और कठोरता प्रदान करते हैं। इसमें घुले रंगीन पदार्थ पुष्पों को आकर्षक रंग प्रदान करते हैं। अगर पूछ ले कि रंग को इसके द्वारा प्रदान किया, तो रिक्तिकाओं के द्वारा एक आकर्षक रंग प्रदान करते हैं और कठोरता भी प्रदान करते हैं। कौन? रिक्तिकाएं। कुछ कोशिकीय जीवों में विशिष्ट राजधानियां होती हैं, जल और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। तारक काय की संरचना ये देखिए दी हुई है। इसके कार्य क्या होते हैं?
जंतु कोशिका के विभाजन के समय तर्कु के दोनों तंतु तथा एस्टर बनाते हैं। जो तारक केंद्रक होता है, तारक काय क्या करता है, जब जब विभाजन होता है किसी भी सेल का, तो उसको जो पोल देने का, ध्रुवित करने का कार्य किसका होता है, तारे देखते नहीं है, अगर वो पोलराइज नहीं होंगे तो उनमें विभाजन कैसे होगा, तो विभाजित करने का कार्य कौन करता है, तारक काय करते हैं। कंकाल बनाने में भी तारक काय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब हम लोग पढ़ते हैं लवण क्या होते हैं। लवण उनके कार्य वर्ण और उनके गुण। तो लवण की खोज हैकेल ने की थी 1865 में। हरित लवक और क्लोरोप्लास्ट पता ही है पादप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट खाना बनाने के लिए, वर्णी लवक कलर देने के लिए, अवर्णी लवक क्या होता है, रंगीन भागों में पाए जाते हैं, पौधे के रंगीन भागों में पाए जाते हैं, सचा और प्रोटीन के रूप में कार्य करते हैं। लवण के कार्य क्या है, क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, पुष्पी और तो फलों को आकर्षक रंग प्रदान करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्या करते हैं, इनका मुख्य कार्य पौधों के विभिन्न अंगों को भोजन का संचय कराना होता है। किसका, ल्यूकोप्लास्ट या अवर्णी लवक का। टिश्यू के बारे में, टिश्यू दो प्रकार की होती है, पादप और जंतु ऊतक। हमने पहले ही बताया था कि तो दो तरह की होती है। पादप ऊतक क्या होती है, विभेद्योतक और मेस्टिमी ऊतक होती है। इस प्रकार की ऊतक कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता अधिक होती है। जो इस तरह की कोशिका होती है, विभेद्योतिक कोशिका या मेस्टिमी कोशिका, ये किसमें पाई जाती है, पादप कोशिका में। इनमें विभाजन की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ये फिगर एक दिया हुआ विभेद्योतक कोशिका का, देखिए ये इंटीरियर मेरिस्टेम है और ये लेटरल है, और ये देखिए साइड से निकली हुई है, ये बीच में विभाजित है, एपिकल नोच है ये, ठीक है। तो प्रकार कौन से, शीर्षस्थ, अंतर्विष्ट और पार्श्व। एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी और लेटरल, ठीक है। उसके बाद परमानेंट टिश्यू कौन सी होती है, तो वर्दी की विभाजन क्षमता समाप्त हो जाती है तो वे स्थायी ऊतक का निर्माण करते हैं। जब विभाजित होने की क्षमता समाप्त हो जाती है तो वो किस ऊतक में आ जाते हैं, स्थायी ऊतक में आ जाते हैं। इनके भी दो प्रकार होते हैं, सरल स्थायी ऊतक और जटिल स्थायी ऊतक, ठीक है। अब हम लोग आते हैं जंतु ऊतक क्या होता है। जंतु कोशिकाओं से बने ऊतकों के समूह को जंतु ऊतक कहा जाता है। उपकला, एपिथेलियल कोशिका और संयोजी ऊतक, ठीक है। दुग्ध ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां, इस सब में किसका रोल होता है, उपकला या एपिथेलियल ऊतक का। और संयोजी ऊतक, रक्त ऊतक, लिगामेंट, ये सब जो हमारी बॉडी में बनते हैं, इनके लिए कौन ऊतक से संयोजी ऊतक जो होते हैं वो होते हैं। पेशी ऊतक, पेशी ऊतक के लिए क्या होता है, हृदय ऊतक, यकृत ऊतक और वृत्त ऊतक, ये सब किसके बने होते हैं, पेशी ऊतक के बने होते हैं। तरल ऊतक क्या होते हैं, तरल ऊतक जो होते हैं अंगों को एक दूसरे से संबंधित करते हैं। तरल ऊतक क्या करते हैं, तरल संयोजी ऊतक क्या होते हैं, जोड़ने का काम करते हैं, कनेक्टिविटी का काम करते हैं। गतिशील संयोजी ऊतक होते हैं। तंत्रिका को तो न्यूरॉन्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, जो हमारे ब्रेन तक का मैसेंजर का काम, कनेक्टिविटी बनाते हैं ब्रेन का, वो न्यूरॉन कहलाते हैं। जनन, ये भ्रूण विकास की प्रारंभिक अवस्था में सामान्य कोशिकाओं से अलग होते हैं, जनन ऊतक। और जनन तंत्र की कोशिकाएं इनकी संरचना सहायता के लिए होती हैं। ऊतकों का शरीर में महत्व क्या होता है, अगर ऊतक नहीं हो तो हमारे शरीर में क्या कमी होगी। ये शरीर की बाह्य त्वचा वातावरण से रक्षा करते हैं। ऊतक नहीं होंगे तो हमारे बाहर जो कोई चोट लगती है तो ऊपर ही लग जाती है ना, अंदर तक तो इनहेल नहीं होता है ना, तो उसमें सहायता करते हैं। ऊतक से मिलकर ऊतक तंत्र और ऊतक तंत्रों से मिलकर अंग का निर्माण होता है। अगर ऊतक होगा तो ऊतक तक से फिर ऊतक तंत्र, फिर एक ऑर्गन बनेगा। इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर बॉडी का हमारा ऊतक से बनता है। जैसे रुधिर और लसिका के बीच में संयोजन का कार्य भी ऊतक करते हैं। आप शरीर के अंगों के बारे में जानते ही हैं, आप लोग के शरीर के अंग क्या होते हैं, आंख, नाक, कान, हृदय, अग्नाशय, चाहे वो इंटरनल ऑर्गन हो चाहे एक्सटर्नल ऑर्गन हो, आंतरिक हो या बाह्य हो, कोई भी हो, वो सारे ऑर्गन ही तो आएंगे। तो ये सारे ऑर्गन है। अब अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम पूरा हमारा जानते ही हैं। अब हमारे ऑर्गन तंत्र के निम्नलिखित हैं, कंकाल या अस्थि तंत्र, पेशी तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र। दिनचर्या में जीवन की क्रियाएं तो होती हैं। जीवन की क्रियाएं मतलब कि डाइजेशन, उत्सर्जन होता है, श्वसन होता है, ये सब भी तो इम्पोर्टेंट है। तो ये जो दिन की क्रियाकलाप होते हैं उनको क्या बोलते हैं, जीवन यापन करने के लिए जो डेली की क्रियाकलाप होते हैं दिनचर्या में, उसको क्या बोलते हैं, हमारी जीवन की क्रियाएं बोलेंगे। और इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी, शरीर क्रिया विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। पौधे और जंतुओं में कुछ समानताएं होती हैं जीवन की क्रिया, मतलब कि पौधों में भी वो श्वसन की क्रिया होती है, मानवों में भी श्वसन की क्रिया होती है। तो इस चीज के बारे में जैसे फूडिंग ह्यूमंस भी करते हैं, मतलब कि जीव भी करते हैं और पादप भी करते हैं। तो ये सब कुछ समानताएं हैं। फूडिंग जैसे फीडिंग है, श्वसन है, उत्सर्जन है, ये ग्रोथ हमारे में भी होती है, पादप में भी होती है। तो ये सब क्या है, जीवन की क्रियाएं। मूवमेंट, गति हमारे में होती है, सजीव प्राणी गति करते हैं, पौधे बहुत मंद गति से चलते हैं।
पौधों की गति हमें दिखाई नहीं, मतलब पता नहीं चलती है, पर पौधे भी गति करते हैं, प्रकाश की ओर झुकते हैं। जैसे कैसे गति करते हैं, सनलाइट तो सबसे बड़ा एग्जांपल तो आपका ये सनफ्लावर ही होता है। देखिए गति करते हैं ना, सन की तरफ ही उनका फेस, फ्लावर का फेस होता है, तो ये भी तो एक गति ही है। तो इस तरह से गति करते हैं। प्रजनन हमारे ह्यूमंस में भी है, जीव में भी होता है, और प्रजनन हमारे पादप में भी होता है। संवेदन सेंसिटिविटी हम में भी होती है, और पौधों को भी, तभी तो कहते हैं रात में मत तोड़िए, क्या होता है, उनको भी तो परेशानी होती है। तो ये सारी कॉमन चीजें हैं जो हमारे जीवों में भी होता है और पादपों में भी होता है। पौधे और जंतुओं में भिन्नता क्या क्या है, अभी तो हमने समानताएं देखी, क्या क्या भिन्नता क्या होती है। मूवमेंट में भिन्नता होती है, न्यूट्रिशन हमारा जीवों का दूसरी तरह का न्यूट्रिशन होता है, और मूवमेंट दूसरी तरह का होता है। रेस्पिरेशन, हम जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, या जीव जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, पौधे उन्हीं को लेते हैं। और इस तरह से एक साइकिल चलती रहती है ह्यूमंस में, और ह्यूमंस कह रहे हैं, और जीवों में और पादपों के बीच साइकिल चलती रहती है ना। हम लोग क्लोरोफिल, पौधों में क्लोरोफिल होता है, और वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, भोजन स्वयं नहीं बनाते, हम भोजन के लिए पौधों पर डिपेंडेंट होते हैं। पौधों का जो बनाते हैं उनको हम लोग टेक करते हैं, लेते हैं, ठीक है। श्वसन के लिए हम लोग ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और जंतुओं द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या करते, ग्रहण करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन छोड़ते हैं, CO2 लेते हैं, और हाँ ये पौधे की फिर, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब जंतु कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जब हम लोग CO2 को छोड़ते हैं और O2 को लेते हैं, तो जो CO2 हम लोग छोड़ते हैं वो पादप लेते हैं, और जो CO2 और O2 हम लोग ले लेते हैं। इस तरह से हम दोनों में ये भिन्नताएं हैं, ये हमारी ह्यूमंस में और वो प्लांट्स में ये डिफरेंस होता है, ठीक है। ये जीवों में है या पादपों में इस तरह से डिफरेंस होता है। श्वसन में संरचना हम लोग जीवों की अलग होती है, पादपों की अलग होती है। संवेदनशीलता भी दोनों में समान नहीं होती है। आगे चलते हैं हम लोग कि पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है। कहते नहीं कि पोषण से भरपूर आहार लीजिए तो अच्छे से, तो इसके लिए इसको क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। पाचन और शोषण तथा संघीकरण के उपरांत पचा हुआ भोजन कोशिकाओं के जीवद्रव्य में विलीन होता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया को पोषण का, जीवद्रव्य निर्माण के लिए आवश्यक पोषक तत्व भी पोषण से प्राप्त होते हैं। कहते हैं पोषण की आवश्यकता शरीर निर्माण, मरम्मत और रोगों के प्रतिरोधक क्षमता के लिए पोषण नहीं मिलता। तो पोषण तत्व कौन कौन से होते हैं इसके बारे में जल्दी से जान लेते हैं। प्रोटीन्स होते हैं, कहते हैं कि ये खाने से प्रोटीन मिलता है। तो प्रोटीन में क्या क्या होता है, कार्बन होता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, गंधक, नाइट्रोजन, गंधक का मतलब कि सल्फर होता है, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, 18 तत्व होते हैं प्रोटीन में हमारे टोटल, ठीक है। आप ये प्रोटीन जो होते हैं, कुछ को छोड़कर अधिकांश प्रोटीन घुलनशील होते हैं, कुछ को प्रोटीन को छोड़ के बाकी प्रोटीन क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। और प्रोटीन प्राप्ति के साधन दो प्रकार के हो सकते हैं, जंतुओं से भी प्रोटीन प्राप्त किया जा सकता है, और वनस्पति से भी। अब जंतु से कैसे, दूध, अंडा, मांस, मछली, पनीर आदि का प्रयोग करके हम प्रोटीन्स ले सकते हैं। या वनस्पति में जैसे गेहूं है, जौ है, कहते हैं चना खाओ प्रोटीन मिलता है, दाल खाओ प्रोटीन मिलेगा, मटर, सेम, हरी पत्तेदार सब्जियां, इन सबको खाने से क्या प्रोटीन प्राप्त होता है। तो ये वनस्पति प्रोटीन है, ये जंतु प्रोटीन है। खनिज लवण क्या होता है, शरीर के अंगों को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें खनिज लवणों की भी आवश्यकता होती है, मतलब कि मिनरल्स की भी आवश्यकता होती है। मिनरल्स में हमारे क्या आएंगे, फास्फोरस आएगा, फिर ये लोहा, आयरन है जो कि ब्लड में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद कैल्शियम होता है, विटामिन होता है। विटामिन में भी हमारी बॉडी के लिए क्या, दो तरह के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। भोजन के आधार जीवधारियों का वर्गीकरण, जीवधारी कई तरह के होते हैं। स्वपोषी जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स। उसके बाद हम लोग आते हैं कि परपोषी जो दूसरे पर निर्भर होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, जीव, ये सब क्या होते हैं, दूसरे पर निर्भर होते हैं, युगलीना। उसके बाद मृतोपजीवी कौन होते हैं, जो मरी सड़ी गली चीजों के ऊपर रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उनको मृतोपजीवी कहते हैं, जैसे कि कवक। परजीवी कौन होते हैं, जो कि किसी के ऊपर आश्रित होकर के उनसे शेल्टर और अपना फूड दोनों ही लेते हैं, उनको जैसे कि ये होता है परजीवी, फीताकृमी होता है, ये इंटेस्टाइन में चिपक के उससे पोषण लेता है और अपना रहने का स्थान भी वहीं पे बना लेता है। तो इसको बोलते हैं क्या, ये होते हैं हमारे, तो ये परजीवी होते हैं जो दूसरे के ऊपर रह करके जीवन यापन करते हैं अपना, ठीक है, अपना फूड भी लेते हैं। ये क्या है, ये है फीताकृमी, एस्कैरिस, चेरिया प्राणी, अमेबिक, परजीवी। ये सब क्या होते हैं, ये दूसरे के, ये अमर बेल होती है, ये किसी पौधे के ऊपर चढ़ करके उसी पौधे से न्यूट्रिशन भी लेता है और उसी के ऊपर रहता भी है। श्वसन क्या होता है, रेस्पिरेशन, भाई जो हम CO2 और O2 की बात अभी कर रहे थे, रेस्पिरेशन क्रिया क्या होती है, श्वसन की क्रिया को रेस्पिरेशन कहते हैं। किसके द्वारा होती है, लंग्स के द्वारा कंप्लीट होती है, ठीक है।
एक स्वस्थ व्यक्ति प्रतिदिन कितना ऑक्सीजन ग्रहण करता है? 250 ml ग्रहण करता है। फिर श्वसन तंत्र, जो श्वसन तंत्र कहते हैं, जो अंग श्वसन क्रिया में भाग लेते हैं उसको श्वसन तंत्र कहते हैं, जैसे कि हमारे लंग्स। ठीक है, ये देखो श्वसन क्रिया का पूरा इमेज दे रखा है श्वसन तंत्र का। ये नाक के थ्रू, नाक से सांस लेते हैं, सांस लिया हमारी पाइप में गई, फिर लंग्स में गई, फिर पूरी प्रोसेस होती है। तो ये श्वसन तंत्र है। श्वसन तंत्र के अंग कौन कौन से? नाक है, नासिका है, ये श्वसन तंत्र के अंग है। ठीक है, बाहरी कवच होता है, आंतरिक कवच होता है, फिर ग्रसनी होती है, फेरिंग्स होती है, फूड पाइप होती है, नासा ग्रसनी होती है जहां से हवा पाइप होती है जहां से एयर हमारी अंदर की जाती है, मुख ग्रसनी होती है। ठीक है, ग्रसनी का मुख वाला भाग जो होता है कोमल तालु के नीचे से जो नीचे तक जाती है वो होती है हमारी मुख ग्रंथि। स्वतंत्र या लैरिंगो फेरिंग्स क्या होती है? स्वतंत्र के ये स्वर यंत्र के पीछे का जो भाग होता है, जो वॉइस बॉक्स होता है हमारा, वहां के जो पीछे का भाग होता है उसको स्वर यंत्र जी ग्रसनी भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं कि लैरिंग्स, स्वर के नीचे का तथा श्वास नली के बीच एक पेशी वायु मार्ग होता है, उसको स्वरयंत्र बोलते हैं। श्वास नली होती है स्वरप्राण। ठीक है, ये अपूर्ण रिंग होती है, पूरी तरह से चेन फॉर्म रिंग फॉर्म में नहीं होती है। 16 से 20 कार्टिलेज इसके अंदर होते हैं। ठीक है, ये देखो इसका इमेज जो मैं बता रही थी, ये देखो श्वास नली और श्वास वायु नलिका का पूरा इमेज दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद वायु नलिका क्या होती है? दोनों वायु नलिका श्वास नली से थोड़ा सा अलग होती है। वायु नलिका और फूड पाइप कहते नहीं कि खाते टाइम हंसो नहीं बोलो नहीं, तो क्या होता है वायु जो हमारी एयर विंडो पाइप होती है उसमें फूड चला जाता है तो खांसी आने लगती है, इसलिए। फिर डायफ्राम क्या होता है? मांसपेशियों की एक चादर होती है, मांसपेशियों की फैली होती है पसलियों तक, तली तक, जो यहाँ पसलियां होती हैं उसके उसी पिंजड़े में ही तो हमारा लंग्स होता है, तो वो जो फैली होती है नीचे डायफ्राम उसको बोलते हैं। फेफड़े क्या होते हैं? हमारे फेफड़े दो फेफड़े होते हैं। इन अंगों का महत्वपूर्ण योगदान क्या होता है? श्वसन क्रिया में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, असंख्य छोटी छोटी पतली दीवार होती है रक्त का परिसंचरण में प्रभावित करना। ये देखो लंग्स का फिगर दिया हुआ है ये। ठीक है, उसके बाद श्वसन तंत्र का कार्य क्या है? ये श्वसन तंत्र महत्वपूर्ण कार्य शरीर की कोशिकाओं को निरंतर रूप से ऑक्सीजन की आपूर्ति कराना है। मेन काम क्या है श्वसन का? हमारी जो शरीर की कोशिकाएं हैं उनको ऑक्सीजन की आपूर्ति कराना, मतलब उनको ऑक्सीजन सप्लाई करना। बिना ऑक्सीजन के मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। 4 मिनट से अधिक समय के लिए किसी भी मनुष्य में ऑक्सीजन की आपूर्ति रोक दी जाए तो प्राय मनुष्य की मृत्यु। अगर 4 मिनट तक किसी मनुष्य की ऑक्सीजन की सप्लाई को रोक दिया जाए या तो वो उसकी मृत्यु हो सकती है। फिर उत्सर्जन क्रिया होती है। उत्सर्जन क्या होता है? जो हमने फूड खाया जो इम्पोर्टेंट था वो शोषण हुआ उसका, फिर वो हमारे से टिश्यूज तक गया, सेल्स सारी बॉडी में हुआ, ब्लड में के थ्रू सारी बॉडी तक पहुंचा। उसके बाद जो एक्स्ट्रा वेस्टेज बचा वो उत्सर्जक के रूप में मतलब कि एक्सक्रीट हो गया। आगे हम लोग चलते हैं वृद्धि व प्रजनन। अभी एक डिफरेंस जान लेते हैं तो दोनों चीजें इजिली क्लियर हो जाएगी। पौधों में वृद्धि भी होती है और जंतुओं में भी वृद्धि होती है, पर दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। पौधों में वृद्धि पूरे जीवन काल तक होती रहती है और जंतुओं में वृद्धि समय पर रुक जाती है। मतलब जैसे कि बच्चा जन्म लेता है, धीमे धीमे उसकी बढ़ोतरी होती है, एक स्टेजेस 4 स्टेजेस क्रॉस करता है, जब वो बूढ़ा होता है तो उसकी वृद्धि मतलब एक नौरावस्था आते आते वयस्क होते होते उसकी वृद्धि रुकने लगती है। उसकी हर प्रोसेसिंग धीमे होने से स्लो होते होते जब तक बुढ़ापा आता है प्रोसेस एकदम खत्म होने लगती है और उसकी डेथ हो जाती है। पर पौधों में ऐसा नहीं होता, उनमें जीवन भर वृद्धि चलती रहती है। डिपेंड ऑन स्पीसीज कि पौधों की स्पीसीज कैसी। कई पौधे बहुत हजारों सालों तक जीवित रहते, कुछ पौधों की कम ही लाइफ होती है, पर पौधों की वृद्धि जीवन भर चलती रहती है। उसमें ऐसा नहीं होता है कि अब एक स्टेज आ गई तो अब वृद्धि उनकी रुक गई। ये डिफरेंस है। पौधों में वृद्धि क्षेत्र अग्रिम भाग होता है और जंतुओं में वृद्धि क्षेत्र पूरे शरीर में होती है। मतलब कि पौधों की जो वृद्धि होती है एक टिप पॉइंट से होती है, लेकिन मनुष्यों में पूरी बॉडी में होती है। ठीक है, एक मुख्य कारक विभजोतक ऊतकों की उपस्थिति है। इनमें वृद्धि उपस्थिति नहीं होती। विभजोतक ऊतक किसमें होते हैं? प्लांट्स में होते हैं, लेकिन मनुष्यों में ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें टिश्यूज होते हैं। पेड़ पौधों में नई शाखा फूल पत्तियों आदि का निर्माण होता है और हमारे मनुष्यों में क्या होता है? अंगों का निर्माण होता है। ठीक है, प्रजनन क्या है? प्रत्येक सजीव प्रजनन क्रिया के माध्यम से ही सदृश जीव उत्पन्न करते हैं। अगर प्रजनन की क्रिया होती है तभी दूसरा जीव उत्पन्न होता है। जितने भी जीव हैं उनमें प्रजनन की क्रिया होगी तभी वो दूसरा जीव उत्पन्न होगा। ठीक है, अब प्रजनन 2 तरह के होते हैं, अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन। प्रजनन कितने टाइप्स के होते हैं? 2 तरह के होते हैं, अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक प्रजनन जिसमें
जनक भाग लेता है, इसमें केवल एक ही जनक भाग लेता है, मतलब एक ही जीव से प्रजनन हो रहा है। इसमें क्या होता है, दो जनन भाग लेते हैं, मेल और फीमेल, ये दोनों में डिफरेंस होता है अलैंगिक प्रजनन में और लैंगिक प्रजनन में। ठीक है, यह जनन केवल अर्धसूत्री या समसूत्री विभाजन द्वारा होता है, यह जनन केवल अर्धसूत्री द्वारा अगुणित युग्मकों द्वारा होता है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस समझ में आया। लैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन में क्या है, इसमें दो जीव भाग लेंगे, इसमें एक ही जीव भाग लेंगे, इसमें केवल अर्धसूत्री या समसूत्री विभाजन होता है, इसमें सिर्फ अर्धसूत्री होता है और अगुणित होता है। युग्मनज नहीं बनता है, इसमें युग्मनज बनते हैं। पैतृक कोशिकाओं से नया जीव बनता है, इसमें नए जीव का विकास होता है, युग्मनज से एक नया जीव बनता है, ये डिफरेंस है। बिना बीज वाले पौधे जैसे गुलाब, अंकुर, केले में अलैंगिक जनन द्वारा प्रजनन होता है। ठीक है, देखते हैं कि प्लांट्स की स्टेम्प लगा देते हैं तो प्लांट लग जाता है, कुछ पौधों का लग जाता है, कुछ का नहीं, तो उसमें यही डिफरेंस होता है, इसमें अलैंगिक प्रजनन होता है, इस कारण से लग जाता है, इसमें बीज नहीं होता। लेकिन ज्यादातर मोस्टली पौधों में कैसा समसूत्री विभाजन ही होता है, अर्ध अलैंगिक। ठीक है, इसमें बीज वाले पौधे में ही लैंगिक जनन होता है। जो लैंगिक जनन किसमें होता है, जिन पौधों में बीज होता है उनमें लैंगिक प्रजनन, जिन पौधों में बीज नहीं होता उनमें अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, संतति पौधों की जीनी संरचना होती है, इसमें नर और मादा दोनों जीवों के लक्षण पाए जाते हैं। जब मैंने हेरिडेटरी पढ़ाया था उसमें बहुत अच्छे से ये सब चीजें एक्सप्लेन की थी। ठीक है, नई किस्में विकसित नहीं हो सकती हैं एकत्र होने से, नए लक्षणों वाले, जैसे मटर के पौधे और बहुत सारे जीव पे ड्रोसोफिला सब पे समझाया था। हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 7, जिसका नाम है मानव शरीर के अंग एवं कार्य। अब हम लोग मानव शरीर के अंगों के बारे में और उनकी फंक्शनिंग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सभी को पता है मानव शरीर के अंग एक्सटर्नल और इंटरनली दो तरह के अंग होंगे। बाहर से जो दिख रहे हैं वो एक्सटर्नली, और जो इंटरनली हैं वो इंटरनल अंग ऑर्गन होंगे। मानव शरीर का निर्माण विभिन्न अंगों से मिलकर हुआ है, प्रत्येक अंग भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। ठीक है, मानव शरीर दो भागों में बटा हुआ है, मध्यस्थ भाग और प्रांतस्थ भाग। मध्यस्थ भाग सिर तथा धड़ होता है, मध्यस्थ भाग ये सिर से लेकर के जो धड़ तक का हिस्सा होता है ये मध्यस्थ भाग होता है। और प्रांतस्थ भाग दो भाग में दोनों ओर की ऊर्ध्व व निम्न शाखाएं, बाहु, हाथ, जंघा, टांग, पांव, ये सब होते हैं। ठीक है, ये बाहु हमारा हो गया, हाथ हो गया, पैर हो गई, जांग हो गई, मतलब कि जो पार्श्व के अंग हैं हमारे वो प्रांतस्थ भाग हो गए। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं, मानव शरीर के कुछ अंग देख लेते हैं। हेड, सभी को पता है मानव शरीर का सब एक्सटर्नल हेड हो गया, ब्रेन हो गया। ठीक है, जिसका ब्रेन का वजन देख लेते हैं कितना होता है। ठीक है, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट, इसका भार कितना होता है, 1350 से 1400 ग्राम तक का भार होता है किसका, मस्तिष्क का। ठीक है, यह खोपड़ी की कपाल गुहा में होता है, सुरक्षित होता है। खोपड़ी जो होती है उसकी कपाल गुहा, उसके अंदर मस्तिष्क होता है, जिसका वजन कितना होता है, 1350 से 1400 ग्राम तक का इसका वजन होता है। मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं, प्रामस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। प्रामस्तिष्क यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, 2/3 भाग को जो होता है मस्तिष्क का वो क्या होता है, प्रामस्तिष्क होता है, जिसको इंग्लिश में सेरेब्रम बोलते हैं। ठीक है, मध्य मस्तिष्क क्या होता है, मिड ब्रेन होता है, जिसे मेसेनसेफेलॉन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है, मेसेनसेफेलॉन भी होता है। इसको 3 तरह से नाम आ सकता है, मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन और मेसेनसेफेलॉन। तो ये तीनों ही नाम याद रखने होंगे। ठीक है, यह मस्तिष्क का छोटा और लंबा तथा संकुचित भाग होता है, छोटा होता है, लंबा होता है और संकुचित होता है। ठीक है, तो इसके में भी दो कैसे ऊपरी पटल होता है और तल होता है। ठीक है, ये मध्य मस्तिष्क हो गया। पश्च मस्तिष्क को क्या बोलते हैं, रोम्बेनसेफेलॉन। ये नाम इंपॉर्टेंट है कि पश्च मस्तिष्क को और किस नाम से भी जाना जाता है, तो उसका नाम होगा रोम्बेनसेफेलॉन। ठीक है, यह मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग जो होता है हमारा, जिसको छोटा दिमाग भी बोलते हैं लोग, ये। ठीक है, जैसे सेतु, पुस्ना, शीर्षक और अनुमस्तिष्क। कंकाल तंत्र क्या होता है, कंकाल तंत्र शरीर के ढांचे का निर्माण करता है। अगर हड्डियां ना हो या हमारा कंकाल तंत्र ना हो तो क्या हमारा ये मसल्स, स्किन, बॉडी को खड़ा रख पाएगा, सहारा देने का काम कौन करता है, हमारा स्केलेटन सिस्टम करता है। अगर स्केलेटन सिस्टम नहीं होगा तो हम खड़े नहीं हो पाएंगे, मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, कोई भी अपनी एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे।
ठीक है। नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती हैं। जो हमारा छोटा बच्चा होता है उसमें लोगों को बहुत कंफ्यूजन कर रहे हैं, ये छोटा है तो इसमें ज्यादा हड्डियां कैसे हो जाती हैं, लेकिन होती हैं। जो बच्चा होता है उसमें जब वो पैदा होता है तो उसमें 300 हड्डियां होती है, लेकिन धीमे धीमे कुछ हड्डियों का क्या होता है, फ्यूजन होता है, जिसकी वजह से हड्डियां हमारी कम होती चली जाती हैं। उसके बाद जब वयस्क हो जाते हैं तो कितनी हड्डियां होती है, 206 हड्डियां हो जाती हैं फ्यूजन होते होते। ठीक है, ये एक पूरा स्केलेटन सिस्टम दिया हुआ है। देखो, स्कल, फिक्स जॉइंट जहां से जुड़े होते हैं, बॉल सॉकेट होता है ये, इसी में तो हमारा ये, तब अगर बॉल सॉकेट नहीं होगा तो ये हाथ का मूवमेंट नहीं हो पाएगा। कंकाल तंत्र के भाग कौन कौन से होते हैं? खोपड़ी होती है, वक्ष, छाती की हड्डी, हाथ पैर की हड्डी, मेरुदंड जिससे जो बैक पीठ के पीछे की पूरी हड्डियां होती है उसको मेरुदंड बोलते हैं। मेखला, स्कल होता है हड्डियों की संधियां जहां हड्डियां जुड़ी हुई हैं। ये रेडियस, हल्ना, टीबियस, फुवला, ये सारी हड्डियां आपस में कनेक्टेड होती हैं। पैर की अलग होती हैं, हाथ की अलग, सबके अलग अलग होते हैं। जब बोन्स का ही चैप्टर पढ़ेंगे तो सारी हड्डियों के नाम जानेंगे। अभी जानते हैं कि ये इन सब से मिलकर के हमारा कंकाल तंत्र बना हुआ है। हड्डियों की संधि देख लेते हैं। हड्डियों के जोड़ों के आधार पर निम्न प्रकार से बताया गया: कंदुक कलिका संधि, हिंज संधि, कोड़ीय संधि और ध्रुराग संधि। इस तरह से हड्डियों का जोड़ होता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, पेशियां। मानव शरीर का पूरा ढांचा हड्डियों से बना है, लेकिन हड्डियों को गति करने की शक्ति कौन प्रदान करता है? पेशियां प्रदान करता है। 600 कंकालीय पेशियां होती हैं। स्केलेटल सिस्टम कितनी होती है? 600 होती है। इन्हें सामूहिक रूप से पेशीय संस्थान भी कहा जाता है। ठीक है, ये पूरा हमारा क्या है? मानव पेशियां। सबके अलग अलग नाम दिए हैं, फिगर से आप इजिली इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ये है दांत की संरचना। हाँ, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं, जिसमें से 16 दांत ऊपरी जबड़े में होता है और 16 निचले जबड़े में, टोटल 32 होते हैं। ठीक है, जिनमें से मध्य से 8 दाई और, जैसे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं जब फॉर्मूला पढ़ते हैं टूथ टीथ का, ऐसे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, टोटल 32 दांत होते हैं, जिसमें से 16 ऊपर होते हैं, 16 नीचे होते हैं। उसमें से भी 8 एक साइड होते हैं और 8 एक साइड होते हैं। ठीक है, जिसमें से भी फ्रंट के अलग होते हैं, साइड के अलग, कैनाइन होते हैं, कूटने वाले, पीसने वाले, है ना। इस तरह से दांतों को डिवाइड किया गया है ना, ये देखो फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, आगे पढ़ लेते हैं हम लोग कितने तरह के दांत होते हैं। अब बच्चों में दांतों की संख्या कम होती है, इसीलिए उनके दांत को क्या कहा जाता है? दूध के दांत कहे जाते हैं। प्रॉपर नहीं होते हैं। उन दूध के दांतों को और किस नाम से जानते हैं? डेसिडियस या मिल्क टीथ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और एक दांत होता है विजडम टीथ, जिसको अक्ल का दाढ़ भी बोलते हैं। ठीक है, अक्ल का दाढ़ बोलते हैं। ठीक है, हमारे पीछे ये देखो, ऊपर जो 2 दांत चमक दिए, सामने छेदने और कतरने वाले, जिनको इंसीजर बोलते हैं। ठीक है, इंसीजर जो छेदने के लिए या कतरने के लिए, काटने के लिए जो दांत होते हैं उनको इंसीजर बोलते हैं। इनका मुख्य काम खाद्य पदार्थों को कुतरने का होता है। उसके बाद हम लोग कैनाइन जो बाहर की तरफ होते हैं उनको भेदक दांत भी बोलते हैं, जो फाड़ने का काम, जो साइड के दांत होते हैं चीरने का काम करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? कैनाइन या भेदक दांत भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद पीछे के 2 जो होते हैं उनको अग्र चवर्णक बोलते हैं ये। ठीक है, और जितने इधर होंगे उतने ही इधर होंगे, इसीलिए डिवाइड करके बता दिया था। ठीक है, अग्र चवर्णक प्रीमोलर जो क्या करते हैं? पीछे की तरफ होते हैं, चौड़े दांत होते हैं, इनको आम भाषा में दाढ़ भी कहते हैं। साधारणतः कहते हैं हमारे दाढ़ में दर्द हो रहा है। ठीक है, तो ये इनको क्या बोलते हैं? प्रीमोलर कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद विजडम टीथ होता है। फिर बच्चों में जो दूध के दांत उनको डिसिडियस दांत टीथ भी बोलते हैं या मिल्क टीथ भी बोलते हैं। ठीक है, 6 वर्ष के बाद बच्चों के मुंह में कितने दांत होते हैं? 20 दांत होते हैं, धीमे धीमे टूटते रहते हैं, और जो जड़ से लगे होते हैं उनको रूट बोलते हैं। आगे चलते पाचन तंत्र। पाचन को आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल किसे कहेंगे? जो मुंह से खाना पाइप के थ्रू नीचे तक जाता है उसको एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, जिसके थ्रू हमारा खाना क्या बॉडी तक जाता है। ठीक है, उसके बाद पाचन ग्रंथियां होती हैं, लार ग्रंथियां, अग्न्याशयी ग्रंथियां, यकृत और पित्त में जो ग्रंथियां होती हैं जो खाने को पचाने में हेल्प करती है उनको पाचन ग्रंथियां कहते हैं। जैसे निगला तो हमारे मुंह में जो लार हो गई, ठीक है, वो भी एक ग्रंथ। उसके बाद हमारा पाचन, भोजन में उपस्थित वसा, प्रोटीन व कार्बोज इस स्थिति में नहीं होते हैं कि शरीर उनका अवशोषण वैसा का वैसा ही कर ले। इसलिए क्या होता है, भोजन के जटिल यौगिक सरलात्मक पदार्थों को टूटते हैं, तभी उनका अवशोषण। अगर खाने को जितना चबा के खाएंगे उतना ही अच्छा खाना हमारा पचता है। तो हमारा नेक्स्ट ये
नेक्स्ट टॉपिक है उत्सर्जन। उसके बाद खाना के अवशोषण होने के बाद जो भी वेस्टेज बचता है वो उत्सर्जन के रूप में बाहर निकल जाता है। अब खाने पाचन तंत्र के अंग कौन कौन से? मुंह, दांत, मुंह की हेल्प से हम लोग खाने को इनटेक करते हैं, फिर दांत से चबाते हैं। ग्रसनी, ग्रसनी के 3 पार्ट होते हैं, नासा ग्रसनी, मुख ग्रसनी और स्वरयंत्र। ठीक है, आगे फिर जीभ होता है जो खाने को बोलस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हेल्पफुल होता है। उसके बाद हमारी इसोफेगस नली होती है, ट्यूब होती है, जिससे खाना खिसकते खिसकते हमारे आमाशय स्टमक तक जाता है। ठीक है, उसके बाद ये है हमारा स्टमक। फिर हमारा खाना स्टमक से छोटी आंत में जाता है, जहां पर छोटी आंत आमाशय के जठर निर्गम द्वार, जिसको पाइलोरिक स्फिंक्टर से शुरू होकर के बड़ी आंत के प्रारंभिक भाग के समीप जाता है। मतलब कि छोटी आंत से जाते जाते बड़ी आंत तक जाता है, जिसकी लंबाई कितनी होती है छोटी आंत की? 6 से 7 मीटर होती है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इनके पार्ट कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। पक्वासन, मद्रासन और शेषान, जिसको ड्यूडेनम, जीजेनम और इलियम कहते हैं। ठीक है, ये छोटी आंत के पार्ट होते हैं। ठीक है, अलग अलग इनकी सबकी फंक्शनिंग होती है। उसके बाद हम लोग आते हैं बड़ी आंत में। बड़ी आंत की व्यास कितना होता है? 6 सेंटीमीटर व्यास होता है और लंबाई कितनी होती है? 150 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, बड़ी आंत की लंबाई, ये इंपॉर्टेंट होता है, पूछ लेता है कभी कभी कि कितनी लंबाई होती है? 150 सेंटीमीटर की होती है। ठीक है, हमारा आग्नेयाशय आता है पेनक्रियास, जो पीले रंग की एक ग्रंथि होती है। पेनक्रियास क्या होती है? पीले रंग की ग्रंथि होती है, जो लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर लंबा और 4 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ठीक है, यह उदर गुहा में ऊपरी मध्य से लेकर बाईं ओर, देखो दिखा देते हैं कहाँ पे होता है। ये देखो अग्नाशय का फिगर है प्रॉपर। और उसके बाद लीवर आता है, जो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो वो कौन होता है? लीवर होता है। यकृत होता है, जिसका जो किसका निर्माण करता है? पित्त का, बाइल का निर्माण करते हैं। कहते कभी कभी तो मेरे पित्त बहुत ज्यादा बन रही, तो कहते हैं खट्टा नहीं खाओ, ऐसा है तो ज्यादा एक्सक्रीशन तो पित्त बनने लगता है, चक्कर आने लगता है, जैसे गाड़ी में बहुत लोगों को पित्त बनता है, इस तरह से। फिर इसकी लंबाई कितनी होती है? 17 सेंटीमीटर का हमारा लीवर होता है। और एक यही एक ऐसा ऑर्गन होता है इंटरव्यू, जिसका फिर से पुनरुत्पादन, मतलब कि फिर से ये रिग्रोथ कर सकता है। ठीक है, और इसका भार शरीर के भार का लगभग 150वां भाग होता है। ठीक है, ये है। और यह प्राय 1.5 से 2 किलोग्राम तक का हो सकता है। ठीक है, कौन? यकृत, किडनी, ठीक है, सॉरी, यकृत, लीवर। फिर चलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है चैप्टर 8, भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग, आहार एवं पोषण। मानव को भौतिक कार्यों, मतलब कि डेली दिनचर्या के लिए कार्यों को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। और खाद्य पदार्थों की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि खाद्य पदार्थों से ही हमें प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स मिलेंगे, फैट्स मिलेंगे, सारी जितनी भी मिनरल्स मिलेंगे, जितनी भी इंपॉर्टेंट बॉडी को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ये सब चीजें हमें किससे मिलेंगी? न्यूट्रिएंट से मिलेंगे। ठीक है, तो यही कह रहा है कि ऊर्जा की आवश्यकता होती है, भौतिक कार्यों को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसको वह आहार से प्राप्त करेगा। फूड, आहार क्या होता है? मनुष्य एक सजीव प्राणी है, उसे विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मनुष्य को जीवित रहने, शरीर को आंतरिक अंगों के संचालन हेतु भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मनुष्य को यह ऊर्जा उसके भोजन अर्थात खाने वाले पदार्थों से प्राप्त होती है, जो मैं पहले बता चुकी हूँ। फिर आहार संबंधी नियम क्या होते हैं वो पढ़ लेते हैं कि आहार में सभी पोषक तत्व जो शरीर की आवश्यकता को पूर्ण करें, उनकी संतुलित मात्रा होनी चाहिए। भोजन इस प्रकार का हो कि एक निश्चित समय पर सुपाच्य हो सके। वैसा भोजन ना करें कि एक टाइम पीरियड में वो पच ही नहीं पा रहा, जब पचेगा ही नहीं तो हम अगला मील कैसे अपना लेंगे? जब तक हमारा पहले का भोजन नहीं पच पाएगा तो हम दूसरा भोजन नहीं ले पाएंगे अपना। तो इसलिए कहते हैं कि आहार ऐसा लेना चाहिए जो इजिली सुपाच्य हो सके, मतलब पच सके। ठीक है, और हमें एनर्जी भी प्राप्त हो, ऐसा भोजन। तभी कहते हैं जंक फूड नहीं खाएं, क्योंकि वो पाच नहीं होता है इजिली, और उसमें जितने प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए वो नहीं होता है। ठीक, भोजन करते समय भोजन गर्म, ताजा तथा सदैव शुद्ध होना चाहिए। भोजन हमेशा साफ सुथरे तरीके से बनाएं, और हमें भोजन ताजा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए। तभी कहते हैं, बासी भोजन खाएंगे तो बीमारियां आएंगी। इस तरह से सब्जियों में हरी सब्जियों की मात्रा और पत्तेदार सब्जियों की मात्रा अधिक होनी चाहिए। स्वास्थ्य के लिए हल्के भोजन तथा समयांतराल का ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा थोड़ा टाइम के बाद ही भोजन करें। भोजन मौसम के अनुसार जल की मात्रा संतुलित रहनी चाहिए। ठीक है,
फिर आहार के कार्य क्या है? आहार ऊर्जा का उत्पादन करता है, मतलब एनर्जी फ्लो होती है। शरीर का निर्माण, भाई जितना अच्छा खाना खाएंगे उतनी अच्छी हमारी बॉडी होगी, उतनी बॉडी फिट होगी। जब खाना अच्छा नहीं खाएंगे तो बॉडी कैसे फिट होगी? भाई उसकी बहुत हष्ट पुष्ट है, अच्छा भोजन करता है तभी उसकी बॉडी ऐसी है। तो ये चीज है, बॉडी बिल्डिंग में भी हेल्पफुल होता है। फिर रोगों से सुरक्षा करते हैं, भाई अच्छा खाएंगे, आपकी बॉडी हेल्दी है, आपको बॉडी फिटनेस अच्छा है तो क्या होगा? आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी रहेगी, आप बीमार भी नहीं होंगे जल्दी। शरीर की क्रियाओं का संचालन, नियंत्रण और नियमन का भी करने के लिए भी आहार की आवश्यकता होती है। ठीक है, तब तो क्या होते हैं? पोषण का अर्थ है एक्ट और प्रोसेस ऑफ नरिशिंग। भोजन चूषण अर्थात प्रक्रिया। चूषण शब्द से तात्पर्य भोजन के प्रमुख तत्वों को खींचकर शरीर का एक अंग बनाना। आहार के पोषक तत्व कौन कौन से? ये पौष्टिक तत्व 6 प्रकार के होते हैं: प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण और जल। ये 6 पोषक तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए हेल्प जरूरी है। क्या क्या? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज लवण और जल। ठीक है, ये चार्ट दिया हुआ है विटामिन का, इसको देख ले। विटामिन ए तो अच्छा श्लेष्मी झिल्ली के लिए, इसको प्राप्त कैसे कर सकते हैं? मछली का तेल, दूध, दही, मक्खन, घी, हरी सब्जियां, पीले रंग के फल, गाजर, कद्दू, पपीता, इनसे हमें विटामिन ए की पूर्ति हो सकती है। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा ग्रहण करने तथा हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक होता है विटामिन डी। ठीक है, ये किससे प्राप्त है? दूध, मक्खन, अंडे का पीला भाग, घी, मछली का तेल। विटामिन सी शरीर की कोशिकाओं को मजबूत, विटामिन डी हड्डियों को, विटामिन सी कोशिकाओं को मजबूत करता है। ये किससे? आंवला है, नींबू है, मतलब जो खट्टी सब फल होते हैं उनमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। टमाटर, हरी सब्जियां, अंकुरित चना, मूंग आदि में। विटामिन ई शरीर में वृद्धि एवं वजन को बढ़ाने में विटामिन ई की इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये किसमें होता है? दाल, तेल, अंडा, मूंगफली की तेल। ठीक है, विटामिन के जो होता है ब्लड का, जो रक्त का स्राव होता है उसको रोकने और थक्का जमने में सहायक होता है विटामिन के। और ये हरी साग सब्जी, पालक, सलाद, पत्ता गोभी, फूल आदि से प्राप्त किया जाता है। विटामिन बी1 इसी तरह सब सारे विटामिन का दिया हुआ है कि इसको किस स्रोत से प्राप्त किया जा सकता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, ऊर्जा बढ़ाने में विटामिन बी2 जिसका नाम राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन बी12 रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। नियासिन इसका प्रमुख है, त्वचा, पेट, आंतों का निर्माण करने के लिए। फोलिक अम्ल खून के निर्माण में सहायक होता है। और ये पूरा चार्ट दिया है तो इसको देख लीजिएगा। पोषण क्या होता है? एक प्रॉपर डाइट लेने के बाद जो एक अच्छा विकास हो रहा है व्यक्ति का, गुड न्यूट्रिशन लेने के बाद उसे सुपोषण कहा जाएगा। सुपोषण से आशय भोजन की उस स्थिति से है जिसमें व्यक्ति का शरीर मानसिक रूप से संतुलित रहे और उसकी कार्य क्षमता आयु के अनुरूप बनी रहे, मतलब कि जितनी उसकी एज है उसी के हिसाब से वो कार्य कर सके। एज तो इतनी है, काम नहीं कर पा रहा, तो जब उसको प्रॉपर डाइट नहीं मिलेगी, उसका बॉडी कुपोषित है तो कैसे सुपोषण मिलेगा, अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा तो वो प्रॉपर तरीके से डाइट लिया है तो अच्छे से काम भी कर पाएगा। व्यक्ति का भार, आकार और अनुपात ही सामान्य होगा अगर वो सुपोषित भोजन ले रहा है तो। और कुपोषित है तो क्या? ढीला, मरा इस तरह से। जैसे एक डिप्रेशन देख लेते हैं, ये चार कुपोषण है, अपर्याप्त भोजन है, अत्यधिक भोजन। और ऐसा नहीं कि कुपोषण हमेशा कम भोजन करने से ही होता है, अत्यधिक भोजन भी किया तो भी वो प्रॉपर नहीं माना। असंतुलन, हीनता जनित रोग हो जाएगा, पोषक तत्वों की अधिकता होगी, मतलब कि वो फैट बढ़ जाएगा उसका, और विशिष्ट पोषक तत्वों की कमी का प्रभाव स्कर्वी घेंगा। संतुलित भोजन क्या होता है पहले भी बता दीजिए, जैसे कि खाना लेने के बाद सारी चीजें जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हुए, विटामिन हुए, मिनरल्स हुए, वो क्या होगा? संतुलित भोजन होगा। जब एक हमारी खाने की थाली में सारी चीजें अवेलेबल हो, जो 6 टाइप हमने बताए थे, वो होगा संतुलित डाइट। ठीक है, इससे संक्रामक रोग भी हो जाएगा। जब आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, आपका स्वास्थ्य नहीं चाहिए तो बीमारियां होंगी। बीमारियां भी 2 तरह की होती है, सांसर्गिक रोग और संचारी रोग। इस प्रकार के रोग स्वस्थ मनुष्य के रोगी व्यक्ति के प्रत्यक्ष संपर्क या वस्तुओं के संपर्क में आने से होता है। और संचारी भोजन, जल तथा वायु के माध्यम से जो होता है वो संचारी रोग होता है। किसी व्यक्ति के कांटेक्ट में आने से जो रोग होता है उसे कंटेजियस डिजीज कहते हैं। जैसे कि कहते हैं कि उसको जुकाम हो गया तो उससे थोड़ा सा दूरी बना, क्योंकि क्या होगा उससे तो हमें भी वो वायरस हो सकता है, बीमारी हो सकती है। तो वो, और जो खाने और फूड और बाकी बाहरी माध्यमों से आता है उसको संचारी रोग भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी बीमारियां हैं, छोटी माता, बड़ी माता, खसरा, इस तरह से बीमारियां फैल सकती हैं जब प्रॉपर तरीके से हम अपने आप को स्वस्थ नहीं रखेंगे तो। जुकाम हो जाएगा, मम्स हो सकता है,
ये प्रॉपर दिया हुआ है कि इसमें इनसे क्या लक्षण हो सकते हैं, कैसे बचा जा सकता है। ये बहुत सारी डिजीज दी हुई है हमारी ठाकुर पब्लिकेशन की बुक में, तो आप इससे पढ़ सकते हैं इजिली। ठीक है, और अब रसायन विज्ञान पढ़ते हैं जो चैप्टर 9 है, तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। तत्व सभी प्रकार के पदार्थों की मूलभूत इकाई होती है। ठीक है, प्रकृति में 114 से अधिक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, इनके जान लेते हैं। विभिन्न पदों का अध्ययन निम्न प्रकार से किया जाता है। तत्व, तत्व एक ऐसा पदार्थ जिसमें रासायनिक पदार्थों द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। किसी भी केमिकल फॉर्म को परिवर्तित कर करके उसको हम किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तत्व वही होता है जिसको रासायनिक फॉर्म में है तो वो रासायनिक में ही रहेगा, कंपोजिशन करके नया प्रोडक्ट बना देगा कई तत्व मिल करके, लेकिन उसको हम किसी और फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते हैं। तत्व कौन कौन से, बहुत सारे तत्व हैं, जैसे कुछ के नाम देख लेते हैं। कॉपर है, कार्बन है, आयरन है, कैल्शियम है, ये सब क्या है, तत्व ही तो है। और अणु क्या होते हैं, मॉलिक्यूल क्या होते हैं, किसी पदार्थ के सूक्ष्म कण जो स्वतंत्र रह सकते हैं। सबसे छोटा सा पॉइंट जो होता है वो मॉलिक्यूल, किसी पदार्थ के जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है उसको हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं, अणु बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखो नाइट्रोजन के एक अणु में नाइट्रोजन के 2 परमाणु होते हैं, अतः नाइट्रोजन के परमाणु को नाइट्रोजन तथा अणु को N2 से प्रदर्शित करते हैं। अगर सिर्फ N लिखा है तो वो क्या है, परमाणु को नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के परमाणु को नाइट्रोजन, लेकिन अणु क्या है, N2 की अगर बात करें तो वो हमारा मॉलिक्यूल है, और परमाणु की बात करें तो नाइट्रोजन है। ठीक है, देखो 2 नाइट्रोजन मिलकर के क्या बना रहे, N2 बना रहे, एक सल्फर 2 ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना रहे, CO2 बना ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिफाइन कर लिए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं परमाणु क्या होता है। परमाणु रसायनों में अविभाज्य सबसे छोटे कण जो आपस में मिल करके किसी अणु का निर्माण करते। बहुत सारे परमाणु मिल करके क्या एक अणु का निर्माण करते हैं, उसको कहेंगे हम लोग परमाणु या एटम। बिना अपघटित हुए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, मतलब बिना अपघटित हुए किसी तत्व के सभी परमाणुओं का भार व आकार समान होता है। कोई भी एलिमेंट होता है उसका भार और आकार क्या होता है, सेम होता है अपना में। एक जो है अणु तत्व है, एलिमेंट है उसका। ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या। कोई तत्व है उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, हमारा परमाणु क्रमांक होता है, जिसको हम लोग एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है, जो योग होता है, उसको बोलते हैं हम लोग परमाणु क्रमांक। परमाणु भार क्या होता है, किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या का योग उस तत्व का परमाणु भार कहलाता है। ठीक है, परमाणु भार भी क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है उसको परमाणु भार बोलते हैं। परमाणु भार इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। और परमाणु क्रमांक क्या था, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। एक ऐसे एटम होता है उसका जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो। ठीक है, तत्व का परमाणु भार, तत्व के एक परमाणु का भार डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार। ये तत्व का परमाणु भार अगर निकालना हो, किसी एलिमेंट का परमाणु भार निकालना हो, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तत्व जो है हमारा, एलिमेंट जो एक लेंगे उसके परमाणु भार हमको पता होना चाहिए, और एक हाइड्रोजन का परमाणु भार पता होगा तो हम किसी तत्व का परमाणु भार निकाल लेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देख ले, एक तत्व नाइट्रोजन है, एक तत्व हमारे पास नाइट्रोजन जिसका परमाणु भार कितना है, नाइट्रोजन का 14 होता है। कुछ तत्वों के परमाणु भार अलग अलग, जैसे हाइड्रोजन होता है तो उसका 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 हो गया, कार्बन का 12 हो गया, नाइट्रोजन का 14 हो गया। इसी तरह से सबका हीलियम का 2 हुआ। ठीक है, कार्बन का 6 हुआ, सबका अलग अलग होता है क्या, परमाणु भार सबका अलग अलग है। तो यहाँ पे हम नाइट्रोजन के परमाणु भार की बात की है कि ये 14 होता है, कुछ दिए हुए हैं, तो ये हमारे क्या परमाणु भार हैं जिनकी संख्या हमको। अब अणु भार, मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, किसी अणु का भार होता है, किसी तत्व का अणु भार उसके परमाणुओं के परमाणु भार का योग होता है, उस तत्व में परमाणुओं की संख्या का गुणा होता है। जैसे कि हाइड्रोजन है, देख लेते हैं, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 है। कैसे, ये है, अब हाइड्रोजन का हमने अभी ऊपर जब पढ़ा था, हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु भार। ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना था बताया, 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। ठीक है, ये वाटर बन गया दोनों मिलकर के। अब इसको कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 था, लेकिन है कितने, हाइड्रोजन 2 हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई 2 से हो गई। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन का कितना था, 16 था, तो 16, अगर ऑक्सीजन 1 ही है तो इस ऑक्सीजन की मल्टीप्लाई किससे होगी, यहाँ साफ साफ लिख देते हैं तो समझ में आता है, रुकिए बताते हैं। ये है
ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना बताया, 1 बताया, तो 1, और पर हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने हैं, 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितना, 1 ही है ना, तो हमने ऑक्सीजन 16 और 1 ही है इसलिए 1 से मल्टीप्लाई किया। 2 होता तो 2 से करते, इसको प्रॉपर मल्टीप्लाई कर लिया तो 2 1 जा 2 प्लस 16 इज इक्वल टू 8, मतलब कि वाटर का हमने अणु भार निकाल लिया 18। ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो आप इजिली कोई भी आपको मिल जाएगा, आप उसका परमाणु अणु भार निकाल लेंगे। ठीक है, वाटर का दिया है, अभी अमोनिया का पूछ ले उसका निकाल लेंगे, NH4Cl का देंगे, अमोनियम क्लोराइड का देंगे तो उसका भी निकाल लेंगे। इसी सेम प्रोसेस, जितने अणु भार होंगे उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जो जो एलिमेंट हमारा दूसरा जुड़ा है उससे जोड़ेंगे। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह आवर्त सारणी की भी जरूरत पड़ी ताकि सिस्टमेटिक वे में हमारा टेबल रहे। आवर्त सारणी में बनी क्षैतिज पंक्ति को आवर्त कहते हैं, जिनकी संख्या 7 होती है। ठीक है, और वर्ग ग्रुप क्या होती है, जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ को बनते हैं उसको हम वर्ग कहते हैं, इनकी संख्या 9 होती है। तत्वों का आधुनिक वर्गीकरण, इसमें 4 ब्लॉक्स देते हैं, SPDF, तत्व को 4 उसमें बांटा गया है SPDF में। आवर्त सारणी जो है हमारी मॉडर्न आवर्त सारणी आधुनिक वर्गीकरण जो किया गया, इसको 4 श्रेणियों में बांटा गया है, S, P, D और F। ठीक है, इन सबको 4 श्रेणियों में बांटा गया SPDF। अभी हमारे कुछ एलिमेंट्स हमारे S ब्लॉक में रखे गए हैं, कुछ P में, जो जिनकी सिमिलरिटी जिस तरह से थी उन सारे तत्वों को अलग अलग डिवाइड करके रखा गया। किसमें, आवर्त सारणी में। आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक बनाए गए SPDF। जो S वाले ग्रुप में जिनकी सिमिलरिटी मिलती थी, जिनमें कैरेक्टरिस्टिक सेम थे, उनको S ब्लॉक में रखा गया। जो P ब्लॉक में रखे उनके सेम होंगे। इस तरह से सबको चारों ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया गया ताकि अब ये P ब्लॉक के तत्व ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन P कक्षक में आते हैं, जैसे कि अब हमारे हाइड्रोजन है, इसमें कितना हमने बताया 1 होता है, ऑक्सीजन में हमने बताया 16, लेकिन इसको डिवाइड करेंगे तो 2 8 6 में डिवाइड होगा, तो इनके अंतिम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 6 हो गए। तो 6 इलेक्ट्रॉन जिसमें जाएंगे SPDF में, जब हम लोग करते हैं डिवाइडेशन करते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसमें गए, इसमें 3 होते हैं, इसमें 5 होते हैं। ठीक है, इस तरह से जब हम डिवाइड करेंगे तो अंतिम सेल में जितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसके आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि हमारा एलिमेंट P ब्लॉक में जाएगा, S ब्लॉक में जाएगा, या D ब्लॉक में जाएगा, या फिर F ब्लॉक में जाएगा। ठीक है, तो यही है। ये 3rd A, 4th A, 5th, 6th, 7th या शून्य समूह तथा वर्ग 13 से 18 के तत्व होते हैं। कौन से P ब्लॉक में, या तो जनरल याद कर सकते हैं या फॉर्मूला बेस याद कर सकते हैं कि SPDF में रखे कौन से जाते हैं। ठीक है, SPDF के फॉर्म में जब हमारी एक डिटेल क्लास होगी तब हम आपको प्रॉपर में समझा सकेंगे कि SPDF में कैसे हम एलिमेंट को रखते हैं या क्लासिफाई करते हैं। अभी ऐसे बता देते हैं कि लास्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हमारे फुलफिल होते हैं वो उस हिसाब से हमारे SPDF में हमारे इलेक्ट्रॉन्स रखे जाते हैं और उसी हिसाब से हमारे डिवाइड हुए हैं एलिमेंट्स। ठीक है, 13 से 18 के तत्व किसमें, P ब्लॉक में जाएंगे। S ब्लॉक में जिनके अंतिम कक्ष में प्रवेश करते हैं वो S ब्लॉक में जाते हैं। फर्स्ट, सेकंड और वर्ग फर्स्ट और सेकंड के तत्व जाएंगे S ब्लॉक में। ठीक है, 13 से 18 P ब्लॉक में, और D ब्लॉक में 13 से 12 के तत्व जाएंगे। ठीक है, इनमें क्या गुण होते हैं, ये तत्व धात्विक होते हैं, मेटलिटी होते हैं। उसके बाद F ब्लॉक में हमारे कौन से जाएंगे, F ब्लॉक में प्रवेश करते हैं तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन F कक्षक में प्रवेश करते हैं। F कक्षक ऐसे ब्लॉक बना के एक बार बता देती हूँ, ये होता है SPDF, SPDF। ठीक है, S में 2 इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, इसमें 3 होते हैं, इसमें 5 होते हैं उसके हिसाब से, और जिसमें इससे भी ज्यादा जब 14 इलेक्ट्रॉनों की फुलफिलिंग की बात होती है तो वो F ब्लॉक में जाते हैं। जिनका जितना ज्यादा एटॉमिक भार होगा, एटॉमिक नंबर होगा, वो उसी हिसाब से बढ़ते चले जाएंगे SPDF की तरफ। संयोजकता क्या होती है, किसी भी संयोजकता परमाणु तथा परमाणुओं के समूह तथा रासायनिक बंध बनाने के लिए परमाणु या रासायनिक रूप से बंधे परमाणुओं के समूह की क्षमता को प्रदर्शित। जैसे कि अब ये हमारा क्या है, मीथेन दिया हुआ है, CH4 को क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। CH4 मतलब कि मीथेन दिया हुआ है। अब इसकी संयोजकता 4 कैसे है, हाइड्रोजन की संयोजकता 4 कैसे है, ये कैसे पता लगाएंगे,
ये हाइड्रोजन इस पे जाएगा +2 पे, और इधर से जाए इस पे जाएगा -2 हो जाएगा ना। इसकी संयोजकता हम इसकी संयोजन के आधार पर निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, ये दिए गए तत्व के परमाणु भार क्रमांक तथा संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। देखो सोडियम है, इसका 11 है। अब इसका हम जब जोड़ेंगे इसको, उसके आधार पे हमारा परमाणु भार 23 निकलेगा। हमने ऊपर बताया था परमाणु भार कैसे निकालते हैं, और परमाणु 11 निकला है। अब संयोजकता देख लेते हैं एक एग्जांपल से। परमाणु क्रमांक 11 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो स्टार्टिंग में 2 जाएंगे, उसके बाद 8 जाएगा, उसके बाद हमारा लास्ट में 1 बच रहा है। 2 और 8, 2 10 हो गया, 1 बचा तो वो किसमें चला जाएगा, वो बाहर के सेल में। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, 11 दिया है भाई, 2 1 में चला गया, ऐसे चला जाता है। उसके बाद फिर हमारे 8 बचते हैं, 1 2 3 4, और ये देखो पूरे फिल हो गए, लेकिन हमारा फिर भी 1 अभी बच रहा है, तो वो किस में चला जाएगा, वो हमारा 1 इधर चला जाएगा। तो जो लास्ट के कक्षक में बचता है वही हमारी संयोजकता होती है। ठीक है, ये कक्ष हो गया हमारी। इस तरह से हम संयोजकता निकाल भी सकते हैं किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके। ठीक है, अब रिएक्शन क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक एलिमेंट या तत्व आपस में क्रिया करके जो नया उत्पाद बनाते हैं उनको रिएक्शन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक एलिमेंट मिल करके जो नया प्रोडक्ट बना रहे हैं उनको रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि सल्फर है, ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, एक सल्फर का मॉलिक्यूल है, दोनों मिल करके SO2 बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड बन गया। उसके बाद रसायन की परिभाषा, रसायन विज्ञान विभिन्न प्रकार के तत्व होते हैं जिन्हें रसायन में प्रदर्शित करते हैं, उनका निर्धारण प्रतीक होता है। जैसे कि अब हम सोना बोलते हैं तो क्या सोना बोलेंगे तो वो एलिमेंट का नाम, एक सिंबल भी तो प्रॉपर दिया गया, उसको AU से रिप्रेजेंट करते हैं, चांदी को AG से रिप्रेजेंट करते हैं, सल्फर को S से रिप्रेजेंट, ऑक्सीजन को O से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आयरन की बात करें तो उसे Fe से रिप्रेजेंट करते हैं। सारे एलिमेंट का अपना अपना सिंबल होता है, अपना एटॉमिक मास होता है, इसी को रसायन कहते हैं। सबका अपना देखो सिंबल दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, एटॉमिक मास दिया हुआ है, एलिमेंट का नाम दिया हुआ है। एक्टिनियम बोलते हैं लेकिन एलिमेंट का नाम क्या है, नियोडीनियम। सिंबल दिया हुआ है, देखो यहाँ पे एटॉमिक नंबर ये दिया है, एटॉमिक मास ये दिया है, सबके अलग अलग दिए हुए हैं। आप इसको चार्ट से देख सकते हैं। इतना सारा यहाँ पे बताना, एक्सप्लेन करना अभी इस रिवीजन क्लास में पॉसिबल नहीं है, तो आप इसको बुक से देख सकते हैं। ठीक है, फिर रासायनिक सूत्र क्या होता है, किसी तत्व के परमाणु आपस में मिल करके अणु का निर्माण करते हैं। किसी तत्व के भाई परमाणु मिलके ही तो अणु का निर्माण करते हैं, सबसे स्टार्टिंग में ही बताया था। तत्वों की रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए उन्हें संकेतों द्वारा अंकित किया जाता है, रासायनिक सूत्र कहते हैं। संकेतों द्वारा मतलब सिंबल द्वारा बताया अभी मैंने, जैसे सिल्वर का बताया, गोल्ड का बताया, आयरन का बताया, सल्फर का बताया, उसी तरह से तो उसको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब रासायनिक सूत्र के प्रकार कौन से होते हैं, आणविक सूत्र होते हैं। आणविक सूत्र किसी यौगिक के प्रत्येक अवयव की परमाणु संख्या को प्रदर्शित, प्रत्येक अवयव की परमाणु संख्या मतलब कि एटॉमिक नंबर जो होता है वही होता है आणविक सूत्र। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। ऑक्सीजन का अणु सूत्र क्या है, O2 है, हाइड्रोजन का H है। इसमें 2 परमाणु की संख्या प्रदर्शित हो रही, कितने परमाणु हैं। अगर हम ऑक्सीजन लिखेंगे तो क्या है, एक ही तो है, लेकिन O2 लिखा तो इसमें कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। अभी हम नाइट्रोजन लिखे तो एक ही है, N2 लिख दें तो 2 परमाणु हैं। CO2 लिखा तो इसमें क्या कहेंगे हम, ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, कार्बन का 1 परमाणु है। तो ये होता है परमाणु आणविक सूत्र। ठीक है, अब हम चलते हैं मूलानुपाती सूत्र की तरफ, जिसको इंपीरियल फॉर्मूला। मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक में अवयवों के परमाणुओं के सरल अनुपात को प्रदर्शित करता है। सरल अनुपात को कैसे प्रदर्शित करते हैं बताते हैं एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि वाटर दिया हुआ है, H2 दिया है, H2 के कितने मॉलिक्यूल हैं हमारे पास, ये कितना लिखा है, 2 लिखा है तो 2। और जब कुछ नहीं लिखा होता तो इसका मतलब कि 1। तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल हो गए, 1। तो ये रेशियो हमारा कितना हो गया, 2:1 का। इसको कहते हैं मूलानुपाती सूत्र, जिसमें अनुपात दिखाया जा रहा है। देखो हाइड्रोजन, अभी हम NH3 की बात कर ले, अब हम इसका सोचेंगे तो कितना, 1 हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल है, 3। तो यहाँ पे कितना रेशियो मूलानुपाती सूत्र आ जाएगा, 1:3 का आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इसको हम बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र। आगे चलते हैं संरचना सूत्र, जो स्ट्रक्चरल फॉर्म में होते हैं। जैसे एथेन दिया हुआ है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि बस ऐसे हमारा जो मन करे, जहां मन करे वहां हाइड्रोजन लगा दे, कार्बन लगा दे, नहीं, इसकी भी प्रॉपर एक प्लेस होती है, क्योंकि इसको अपनी वैलेंसी पूरी करनी होती है। हमने बताया
था कार्बन के कितने होते हैं, 6 होता है, लेकिन अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 4 में डिवाइड होगा ना। पायरी सेल में कितने कक्षक होते हैं, 4, तो इसको अपनी वैलेंसी कितनी पूरी करनी है, 4, तो एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो हाइड्रोजन से इसकी 4 वैलेंसी पूरी है, मतलब कि ये बैलेंस है। यहाँ पे भी है कार्बन को 1 2 3 4 4 वैलेंसी पूरी हो रही, मतलब कि कार्बन बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन की खुद में एक होती है, सबके पास एक एक है, एक एक है, तो ये मेरा फॉर्मूला प्रॉपर तरीके से बन के। इसी तरह अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल CH4 का भी देख लेते हैं, ये कार्बन है हमारा, कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो हम चारों तरफ से एक हाइड्रोजन जोड़ दे रहे हैं। हमारी कार्बन की कितनी वैलेंसी थी, 4, 1 2 3 4, चारों वैलेंसी, लेकिन हाइड्रोजन के पास 1 1 1 1, इस तरह से रिप्रेजेंट कर ले रहे हैं क्रॉस से, तो सबकी वैलेंसी पूरी है, कार्बन की 4 पूरी हो गई, हाइड्रोजन की 1 पूरी हुई। इस तरह से हमारा एक आणविक सूत्र बनकर के तैयार हो गया। इसी तरह हम किसी भी प्रोडक्ट की किसी भी संरचना सूत्र निकाल सकते हैं। ये C2H6O मतलब कि एथेनॉल, O जुड़ा है, O ग्रुप का मतलब ऑल, तो OH जुड़ा हुआ है देखो इसमें, तो ये एथेनॉल ग्रुप हमारा अलग से जुड़ गया है, इसको अल्कोहलिक ग्रुप, OH को हम लोग एथेनॉल ऑल से रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा, इसीलिए यहाँ पे एथेनॉल लगा हुआ है, ठीक है। अभी एथेन था, जब तक इसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था, मेथेन, एथेन, जितनी कार्बन चेन होती जाती है उतनी बढ़ती है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, इस तरह से बढ़ती है। यहाँ पे 2 कार्बन, इसीलिए मेथेन, एथेन, और उसमें एक OH ग्रुप जुड़ा है, इसलिए एथेनॉल, और इसकी वैलेंसी देखो पूरी हो रही है, 4, इधर भी 4 पूरी, 1 2 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन की अपनी, हाइड्रोजन की कितनी बचे, उसको 2 8 एक ही तो थी, तो एक इसके पास है ऑलरेडी, हाइड्रोजन को भी एक की आवश्यकता थी। बाहरी सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी उतनी वैलेंसी इसको पूरी करनी होती है। तो ये चैप्टर हमारे यहाँ पे फिनिश होता है। चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। चैप्टर 10, पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, परिवर्तन तो होना ही होना है, पर कुछ परिवर्तन होते हैं जो अपनी सतह होते हैं और कुछ परिवर्तन जो हम करते हैं, हमारे दैनिक कार्य मतलब कि मानव ने निर्मित किए हैं वो परिवर्तन। तो जो सतह परिवर्तित किए जाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक परिवर्तन। जैसे कि दिन हुआ है तो रात होना ही होना है, सर्दी आई है तो गर्मी आएगी, बरसात आएगी, ये सब तो परिवर्तन ही है ना। तो जो सतह होने वाले परिवर्तन उसको प्राकृतिक परिवर्तन कहते हैं, लेकिन जो मानवों के द्वारा परिवर्तन किए गए उनको कृत्रिम परिवर्तन मतलब कि आर्टिफिशियल चेंज कहते हैं। अब ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी परिवर्तन क्या होते हैं। ऊष्माक्षेपी परिवर्तन वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का उत्पादन होता है, मतलब कि ऊष्मा रिलीज होती है, तो उसको बोलेंगे ऊष्माक्षेपी परिवर्तन, ठीक है। हाँ, ऊष्माक्षेपी परिवर्तन में देखो कार्बन मोनोऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, इनको रिएक्ट करके CO2 बना, मतलब कि कुछ एनर्जी रिलीज हुई, ये कैसी रिएक्शन हो गई, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन। इसी तरह हाइड्रोजन और क्लोरीन है, इससे बना क्या HCl, तो इससे भी Q कैलोरी ऊष्मा, कितनी कैलोरी यहाँ नहीं, Q कैलोरी का मतलब कि सब कुछ है, ऊष्मा रिलीज हुई, तो इसको ऊष्माक्षेपी परिवर्तन कहेंगे, मतलब कि एक्सोथर्मिक, ठीक है। एंडोथर्मिक में क्या होती है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तन में ऊष्मा वातावरण या अन्य माध्यम द्वारा प्राप्त होती है, तो उसे कहते हैं ऊष्माशोषी। जैसे कि नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन, इनको रिएक्ट कराया तो 2 एनोन नाइट्रोजन ऑक्साइड बना, तो इसमें क्या होगी, परिवर्तन में क्या होगा, वातावरण या आसपास से ऑक्सीजन के वो ऊष्मा क्या होगी, रिलीज होगी, वातावरण से जो मिलती है उसको ऊष्माशोषी, मतलब कि वहां से रिएक्ट, देखो निगेटिव बताया गया, यहाँ पे ऊष्मा मिल रही, वातावरण से रिएक्ट कर रही, तो उसको कहेंगे माध्यम से प्राप्त हो रही, वातावरण के माध्यम से जो रिएक्शन, जो ऊष्मा हमें मिल रही है उसको बोलेंगे ऊष्मा शोषी। शोषी का मतलब कि वातावरण से शोषित कर रहे हैं, आसपास के वातावरण से शोषित हो रहा है, उसको बोलेंगे ऊष्मा शोषी। ये चलते हैं रासायनिक और भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। रासायनिक परिवर्तन रसायन से ही समझ, जहाँ केमिकल होगा, भौतिक जहाँ फिजिकली चीजें होंगी। चलो पढ़ते हैं। ऐसे परिवर्तन जिनमें अभिक्रिया के पश्चात नए पदार्थ बनते हैं तथा जिनके कारण गुणधर्म तथा संगठन में परिवर्तन होता है, उन्हें रासायनिक, मतलब कि परिवर्तित हो गए, अब उनको वापस उसी फॉर्म में नहीं लाया जा सकता, उसको रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध से दही का जमना, ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन। क्या हम दूध से दही बनाए, क्या दही से फिर से दूध वापस बना सकते हैं, नहीं, तो ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन, नया पदार्थ बन गया, ठीक है। लक्षण क्या होता है, यह परिवर्तन स्थायी होते हैं, मतलब कि इसको फिर से नहीं बना सकते, इसमें नया उत्पाद बनता है और ऊष्मा, प्रकाश आदि निकलते हैं, ठीक है। रासायनिक पदार्थों के उदाहरण कुछ देख लेते हैं फटाफट। दूध से दही जमना, पदार्थों का दहन, या अगर किसी चीज को जला दी तो क्या उसको फिर से वापस फॉर्म में ला सकते हैं। कागज को जला दे तो क्या फिर से उसको वापस हम पेपर बना लेंगे, नहीं। तो ये फिर मोमबत्ती का जलना, उसके बाद फिर मैग्नीशियम के तार का जलना,
कुछ जैसे कि श्वसन क्रिया, एक बार जो गैस छोड़ती तो क्या ये क्रिया भोजन का पाचन, जो खाना खा लिया क्या वापस हम उसको फिर से प्लेट में ला पाएंगे? नहीं। गन्ने के रस से सिरका बन गया तो क्या उसको गन्ने के रस में फिर से कन्वर्ट करें? ये सब क्या है? रासायनिक। फलों का पकना, अगर फल पक गया तो क्या उसको कच्चा कर पाएंगे? नहीं। ये सब रासायनिक परिवर्तन था। भौतिक परिवर्तन याद है, किसी पदार्थ में होने वाले परिवर्तन भौतिक गुणों में, मतलब कि उसके फिजिकल जो आकार है उसमें जो परिवर्तन हुआ उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। मतलब उसको पुनः अपने वापस फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे कि पदार्थों का पिघलना, पड़ोस में होने वाले परिवर्तन आसपास में, जैसे कि हम किसी तार, रबर बैंड होता है, उसको किसी उसमें खींचा हमने, वो बड़ा हो गया, उसकी फिजिकल चेंज हो गई, उसकी फिजिकल अपीयरेंस चेंज हुई, लेकिन उसको छोड़ दिया, वो वापस उसी फॉर्म में चला गया। ये भौतिक परिवर्तन होता है। ठीक है। नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, उसकी फिजिकल मतलब कि बाहरी वो चेंज होता है खाली, बाकी उसमें कोई अस्थायी होता है कि मतलब बदल सकता है, मूल पदार्थ विशिष्ट गुण परिवर्तन नहीं होता। ये भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे बर्फ का जमना, अगर बर्फ जम गया तो वो बर्फ बन गया, पानी को हमने जमा दिया बर्फ फॉर्म में, तो फिर बर्फ को थोड़ी देर रख देते हैं दूसरे टेम्परेचर पे, तो वो फिर से पिघल करके हमारा पानी में आ सकता है। ठीक है। ये डिफरेंस दिया है, इसमें नया उत्पाद नहीं बनता है, इसमें बनता है, ये अस्थायी होता है, ये स्थायी होता है, ये सारे डिफरेंस दिए हुए हैं। और यहाँ पे ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अम्ल, क्षार व लवण। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। लावासिनियर ने ऑक्सीजन के गुणों का अध्ययन किया और पाया कि अधातुओं के ऑक्साइड जैसे कि सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, क्लोरीन और कार्बन के जलीय विलयन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और स्वाद में खट्टे होते हैं। यह विलयन क्या कहलाया? अम्ल कहलाया। जो नीले, इसका परीक्षण टेस्ट कई तरीके से किया गया, लिटमस पेपर से किया गया। तो जो नीला लिटमस पेपर है, अगर उसको हम किसी सोल्यूशन में डालते हैं और अगर वो नीले से लाल हो जाता है, इसका मतलब कि वो जो हमारे पास सोल्यूशन है, विलयन है, वो क्या है? अम्लीय है। और वो स्वाद में भी थोड़े से खट्टा होता है। अगर टेस्ट करने वाली विलयन है, उसको टेस्ट करते तो खट्टा है। जैसे कि अगर नींबू को हम विलयन ले तो अगर हम उसको टेस्ट करते तो खट्टा है, तो मतलब क्या है? वो अम्लीय है। ठीक है। धातुओं के ऑक्साइड जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम के जलीय विलयन लाल लिटमस पेपर को नीला, और अगर विलयन में को लाल लिटमस से टेस्ट करते हैं वो नीला हो जाता है, तो वो क्या है? क्षारीय है। ठीक है। ये बेस कहलाता है, इंग्लिश में बेस बोलते हैं, और अम्ल को इंग्लिश में एसिड बोलते हैं। ठीक है। ऑक्सीकरण अम्लों का आवश्यक अंग है, किंतु डेवी ने इस धारणा को गलत सिद्ध किया। इसके अनुसार हाइड्रोजन अम्लों का आवश्यक अंग है। जो हाइड्रोजन या मतलब रिलीज होते हैं जितने H+, वो उसके आधार पर अम्ल और क्षार को बताएंगे। ये कई लोगों ने अपने अपने कॉन्सेप्ट दिया। अर्नियस ने दिया कि अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन रिलीज करते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। जैसे कि HCl है, H अलग हमारा हो गया, और क्लोरीन H+ आयन है, तो ये अम्लीय है। और H2SO4 है, 2H+ आयन, तो SO4, तो ये भी क्या होगा? एसिड। इन्होंने एसिड की डिफिनेशन दी थी कि H+ आयन जो रिलीज करता है जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन, मतलब कि H+ आयन जो पदार्थ रिलीज करते हैं वो अम्लीय कैटेगरी में होंगे, और जो OH आयन रिलीज करते हैं उनको क्षारीय पदार्थ बोलेंगे। जैसे कि जल में घुलने पर हाइड्रोक्सिल आयन या OH आयन रिलीज होते हैं तो उनको हम क्षार बोलते हैं। जैसे NaOH है तो Na+ और OH-। ठीक है। तो OH रिलीज कर रहा है, मतलब कि क्या है? कि ये क्षारीय है हमारा। ठीक है। COOH का वोल्टेज, तो कैल्शियम अलग हो गया, OH-, 2 OH- रिलीज कर रहा है, तो मतलब कि ये क्या है? क्षारीय। तो इस तरीके से आर्नियर ने डेफिनेशन दी थी, बहुत इजी से समझा जा सकता है इसको आसानी से। ठीक है। यही सारे डेफिनेशन दिए हुए हैं। लुईस ने कहा कि वे पदार्थ या अणु जो उप सहसंयोजक बंध बनाने के लिए हाइड्रोजन युग ग्रहण करते हैं उनको अम्ल कहते हैं। मतलब कि लुईस अम्ल बनाने के लिए जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं उनको अम्ल बोलेंगे, और जो इलेक्ट्रॉनों को देते हैं उनको क्षार बोलेंगे। जैसे कि BF3NH3 है, तो यहाँ पे BF3 रिएक्ट कराइए, BF3 तरह इसके इलेक्ट्रॉन युग ग्रहण करने की जो प्रोसेस हो रही उसको हम बोलेंगे अम्ल। ठीक है। इनको अपना बैलेंस सेल पूरा करने के लिए जो इनसे लोन पेयर लेंगे उसको हम बोलेंगे, जो लेंगे वो अम्ल, जो देंगे वो क्षार। वे पदार्थ या अणु जो उपसंयोजक बंध बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं वो क्षार कहलाते हैं। जैसे ये देखो, इस पे ये इलेक्ट्रॉन पेयर लगा हुआ है, मतलब कि ये दे रहे हैं, तो जो देंगे उनपे ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो लगा हुआ है, जो अपना दे रहे हैं, तो ये क्षार कहलाएंगे। ये भी एक डेफिनेशन दी गई थी।
अम्लों को पहचान और विशिष्ट गुण हम बता ही चुके हैं कि खाद में खट्टा होता है। लिटमस पेपर की हेल्प से हम चेक कर सकते हैं। विद्युत चालन के लिए अम्लीय विलयन की आवश्यकता होती है। अम्ल पानी में घोलकर हाइड्रोजन आयन जो देते हैं, उस तरह से पीएच वैल्यू अम्ल की हमेशा 7 से कम होती है, मतलब कि 7 से अगर 7 है, 6 है, 5 है तो वो उतना ही अम्लीय होता चला जाएगा। और 7 पे न्यूट्रल होता है, उदासीन है, मतलब कि ना वो अम्लीय है ना क्षारीय। और 7 से ऊपर मतलब 8, 9, 10, 11 तक जाता है तो वो क्या होगा, क्षारीय होगा। और मेथिल ऑरेंज सूचकांक, इस तरह से भी हम लोग अम्ल का परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल दिए। और क्षार की पहचान कैसे, क्षार छूने में थोड़े से चिकने होते हैं, स्वाद इनका कड़वा होता है और लिटमस पेपर को नीला कर देता है, जो हमने स्टार्टिंग में ही बताया। तो ये एग्जाम्पल है कुछ। सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल है, इनको रिएक्ट कराया सोडियम सल्फेट और वाटर का, ये क्षारीय रिएक्शन हो गई। ठीक है, क्षार बना रहे हैं। ठीक है, और इनका पीएच मान हमेशा 7 से अधिक होता है, बता ही चुके हैं। ऑरेंज मेथिल ऑरेंज सूचकांक का रंग पीला तथा फिनेस्थेनॉल सूचकांक का रंग गुलाबी होता है, तो वह क्षार है। ठीक है, ये भी एक प्रोसेस है। लिटमस पेपर और टेस्ट और OH और H आयन रिलीज करके या मेथिल सूचकांक से हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो पदार्थ है या विलयन है वो अम्लीय है कि क्षारीय है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, लवण क्या होता है। अम्ल तथा क्षार की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण बनता है। अम्ल और क्षार दोनों मिल करके जो रिएक्ट करते हैं, रिएक्शन बनाते हैं, उसको हम लवण कहते हैं। जैसे NaCl क्या है, लवण है। KNO3, NaO2, ये सब क्या है, उदासीनीकरण कहलाती। कब, जब इस क्रिया में जल का भी निर्माण होता है, यह प्रक्रिया उदासीनी, जब जल बन प्रोडक्ट देता है उसको उदासीनीकरण कहते हैं या न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। यदि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा कोई धातु जैसे सोडियम की अभिक्रिया कराई जाए तो सोडियम अम्ल के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करते हैं, जिससे NaCl बनता है। देखो 2HCl है, Na इनका रिएक्ट करा है, 2NaCl बन गया, तो ये क्या है, एक लवण है। ठीक है, ये हमारा लवण बन गया। यदि हाइड्रोक्लोरिक HCl, ये क्या है, ये क्या है, अम्ल है, ये एसिड हमारा बन गया। और कोई धातु, ये मेटल दे दिया, इनसे जब रिएक्ट कराई तो एक जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा लवण होगा, सॉल्ट होगा। लवण को पहचान कैसे कर सकते हैं, अधिकांश लवण ठोस होते हैं, इनका गलनांक क्वथनांक बहुत ज्यादा होता है, मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। अम्ल तथा क्षार की भांति लवण विलयन में विद्युत चालन होता है और क्षार के साथ क्रिया करके बनता है। लवण अम्ल तथा क्षार के साथ क्रिया करते हैं, मतलब कि अम्ल या क्षार उसके बीच साथ रिएक्ट करेगा तभी लवण बनेगा, विदाउट अम्ल क्षार के लवण नहीं बनेगा। उसके बाद चलते हैं, सोडियम क्लोराइड का भी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये सारा एग्जाम्पल था हमारे लवण का, ये हमने पढ़ा। यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। रिवीजन की क्लास थी ये हमारी। इसको डीप में पढ़ने के लिए आप हमारी ये ठाकुर पब्लिकेशन की जो बुक है UPDLED के लिए, इसको ले सकते हैं सेकेंड सेमेस्टर की। इसको मैंने शॉर्ट टाइम में काफी ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कराने की कोशिश की है। और अगर आप बहुत ज्यादा डीप में पढ़ना चाहते हैं तो ये आप हमारी बुक लेके रिवीजन कर सकते हैं, और कम टाइम में अच्छी रिवीजन करने के लिए ये अच्छी बुक हो सकती है। तो यहीं पे हम अपनी ये UPDLED की जो सेकेंड सेमेस्टर की क्लास थी खत्म करते हैं। थैंक यू क्लास।